देखना है कि कैसे हम पढ़ें कि हमको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं माना पहले से नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैच्योर एज में हैं, तो इतना भी छोटा नन्हा सा बच्चा तो है नहीं कि उस तरह से बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको कोई दिक्कत हो सके, या ऐसी कोई बात नहीं है। तो शुरू करें हम। तो कहने का मतलब है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान ली कि आप लोग खाना बनाते हैं, ठीक है। एक सब्जी भी अगर तैयार करनी है आपको, तो एक इतना आइडिया लेकर के चलते हैं ना, पहले प्याज काट के तैयार कर लें, मसाला किधर है भी कि नहीं है, नमक वगैरह है कि नहीं है, हाँ, उसको धोने के लिए पानी वगैरह है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग तैयार कर लेते हैं, तब जा कर के पकाने वाला काम हम लोग शुरू करते हैं। तो सेम उसी तरह से कम समय में हम क्या क्या शुरू करें, जिसकी वजह से जो आपका पैसेज जो आपके आते हैं। तो पैसेज में तो सबसे पहली बात है कि जब तक आपको वो जो कहानी जो दिया गया है, वो कहानी अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपको पता ही नहीं है। हमने आपको बता दिया कि हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियाँ थी, उनके 4 पुत्र थे, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम राम था। हाँ, राम की शादी जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता से हुई, और वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए। जितनी बातें हमने कही वो उसमें लिखी गई हैं, और जो हमने आपको बोला वो आपको समझ में ही नहीं आया कि हमने क्या बोला। तो फिर अब उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि अयोध्या के राजा कौन थे, तो जब कहानी ही समझ में नहीं आई तो फिर आपको उसका आंसर करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो ये चीज़ है कि पैसेज हम निकालें, उसका आउटपुट कैसे करें हम, मतलब कि जो पैसे दिया हुआ है उसको हम कैसे निकालें उसका अर्थ। तो अब इतना कम समय में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है, मैंने ग्रामर तो बहुत बृहद चीज़ है, बहुत विशाल चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको अगर हम पढ़ें कम समय में, तो हमको पैसेज का अर्थ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ये देखिएगा, सबसे कैसे, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, टॉपिक नीडेड, वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कम से कम समय में कि उतना अगर हम तैयार कर लें तो हमको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तब जाकर के जब हम लोग टेंस वगैरह में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ हम बोलेंगे, नाम रह करके बोलेंगे कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये प्रीपोजिशन है। अब वहाँ पर अगर आपको मालूम चले कि ये प्रीपोजिशन है, ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। ये हो गया। फिर उसके बाद में देखेंगे, हाँ, कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के बाद में आपको एक केस, ठीक है ना, जिसको हम लोग कारक कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको जो है हर हाल में आना चाहिए। फिर केस में अगर आपको पोसेसिव अगर मालूम है, पोसेसिव का मतलब कि उसका संबंध कारक वो कैसे बनता है, अगर ये पता होना चाहिए, तो फिर आपको निकालने में, अर्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद टेंस, हाँ, फिर उसके बाद वॉइस, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कम से कम इतना तो आपको आना ही आना चाहिए। अगर इतना आ जाता है तो पैसेज का अर्थ निकालने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो चलिए, इसी में हम लोग वेट ना करते हुए सीधा एकदम कट टू कट काम की बात पहले हम लोग आज शुरू करते हैं। कौन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको अगर आप लोग, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाषा के अंग कहिए तब, या फिर इसको शब्द भेद कहिए तब। ये होता है कौन चीज, पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहला सवाल कि पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग भी पहले से बहुत जानते होंगे, 8 होते हैं, लेकिन थोड़ा हम जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से देखिए कि बहुत हम डीप में, कम समय में ही डीप में आपको हम बता देंगे कि कैसे सेंटेंस देख करके परिभाषा जानना अलग चीज़ होता है, और सेंटेंस देख करके पहचान लेना कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात की पार्ट ऑफ स्पीच ये होता क्या है। तो इस दुनिया में 2 हाथ पांव आंख कान नाक वाले जितने भी लोग हैं, सबका एक ही नाम है, मनुष्य। लेकिन मनुष्य होने के बावजूद जब मनुष्य इस धरती पर आता है, तो काम के आधार पर उन मनुष्यों में बंटवारा कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर दिया गया है।
जैसे आप पढ़ते हैं तो आपका नाम विद्यार्थी है, हम पढ़ाते हैं तो मेरा नाम शिक्षक है, ठीक है। वो सब्जी बेचते हैं तो वो कोयरी कहलाते हैं, वो सोना बेचते हैं तो सोनार कहलाते हैं, वो तेल बेचते हैं तो तेली कहलाते हैं, वो नक्शा बनाते हैं तो इंजीनियर कहलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब कोई क्या हैं? मनुष्य हैं। तो फिर जब मनुष्य हैं तो फिर अहिर कोयरी कानू कलवार तेली बनिया डॉक्टर इंजीनियर ये कहाँ से आ गया? जैसा हम लोगों ने काम किया वैसा हमारा नाम पड़ गया। तो सेम उसी तरह से ए से लेकर जेड तक इस पूरी दुनिया में अंग्रेजी का जितना भी, इस पूरे संसार में अंग्रेजी के जितना भी शब्द है, उन सभी शब्दों को जिस तरह हमको आपको काम पर लगाया गया और काम के आधार पर हम लोग अलग अलग नाम रख दिया गया, सेम उसी तरह से इस संसार में सेंटेंस में जब भी कोई शब्द आता है तो उन शब्दों को भी काम पर लगाया गया है कि आप जाएंगे तो नाउन का काम करेंगे, आपको प्रोनाउन का काम करना है, आपको एडजेक्टिव का काम करना है, आपको वर्ब का काम करना है। तो जिस तरह से हमको आपको काम पर लगाया गया और काम के आधार पर हमारा आपका नाम रख दिया गया, सेम उसी तरह से शब्दों को भी इस संसार में डिक्शनरी में जितने भी शब्द है डिक्शनरी में रहता है, ठीक है। उस डिक्शनरी के सभी शब्दों को सेंटेंस में काम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। और वही 8 भाग क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। कोई दिक्कत? तो क्लियर हो गया। हमको आपको विद्यार्थी, मुझे टीचर क्यों कहा गया? काम के आधार पर। तो उसी तरह किसी को नाउन किसी को प्रोनाउन क्यों कहा गया? काम के आधार पर। अब वही काम हम लोगों को समझ लेना है कि नाउन का क्या काम है, प्रोनाउन का काम क्या है, एडजेक्टिव का क्या काम है। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई आपका एकदम मुट्ठी में आ जाएगा कौन चीज? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हो गया। यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई अगर मगर किंतु परंतु हाथ उठा दीजिए कि नहीं हमको दिक्कत है, बोलिए, बढ़ जाए आगे। तो चलिए, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि इस संसार में अंग्रेजी के जितना भी शब्द है उन सभी शब्दों को काम के आधार पर 8 भाग में बांटा गया है और वही 8 भाग क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जिसमें से पहला आपका है कौन चीज? नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? नाउन किसे कहते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग दूसरी तीसरी कक्षा में रहे होंगे, तब से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे होंगे। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं भगवान जाने कि सब कुछ जानने के बावजूद भी नाउन जब पहचानने की बारी आती है तो बच्चों को पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अब देखिए, तो व्यक्ति, वस्तु, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। पर्सन की बात कीजिए, आप लोग में से आप अपना नाम बताइए। रोशनी, ये देखिए रोशनी पर्सन है, कोई दिक्कत? व्यक्ति, वस्तु, ये क्या है? पेन है, वस्तु है। अब चलिए बैठ जाइए। और ये क्या हो गया? मोतीहारी। प्लेस हो गया। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो गया। अगर इतना पर आपको पढ़ा दिया जाए तो बड़ी, मेरे जैसा बढ़िया कोई टीचर नहीं। हाँ, सर बोल दिया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सही बात है। रोशनी किसी व्यक्ति का नाम है, पेन किसी वस्तु का नाम है और मोतिहारी किसी जगह का नाम है। इतना पढ़ा करके मैं चुपके से निकल जाऊं और आपको कह दूं कि देखो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, क्लियर है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इतना मात्र से आप जिस स्टेज में हैं, आप जिस लेवल में हैं, इतना मात्र से नाउन आपका काम नहीं चलने वाला है। आइए कुछ नाउन को हम आगे क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये देखिएगा, जैसे लव नाउन है, टेस्ट क्या है? नाउन है। एयर क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी नाउन है। चाइल्डहुड नाउन है, ठीक है। ये देखिए डियरनेस, जिसको हम लोग महंगाई कहते हैं, नाउन है। पोवर्टी नाउन है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना? उसके बाद में देखिए कंजम्पशन नाउन है, ठीक है। काइंडनेस ये क्या है? नाउन है। अब बच्चा का काम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लर्नर का, आप लोग की भाषा में, आप लोग बीएड वाले हैं तो लर्नर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो लर्नर का यहाँ पर ज़्यादा योगदान हो जाता है कि सर 1 मिनट हम आपको रोकेंगे। सर यहाँ तक तो हमको खूब समझ में आया, क्योंकि आपने डेफिनेशन में बोला था पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। तो वाकई रोशनी किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम है, पेन किसी वस्तु का नाम है और मोतिहारी किसी जगह का नाम है। लेकिन अगर ये डेफिनेशन सही है तो फिर लव मीन्स होता है प्रेम, स्नेह, ये किस व्यक्ति का नाम है?
ये किस वस्तु का नाम है, ये किस जगह का नाम है, तो उस पर ये सेट नहीं होता है। फिर देखेंगे टेस्ट मीन्स होता है सवाद, ये किस व्यक्ति का नाम है, सवाद कुमार, सवाद प्रसाद, है कोई व्यक्ति, कोई स्थान, सवाद नगर, सवादपुर, नहीं है। तो फिर आपने कैसे बता दिया कि हाँ व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। फिर देखिए यहाँ देखते हैं ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ये किस व्यक्ति का नाम है, ईमानदारी, ईमानदार प्रसाद, ईमानदार कुमारी, ईमानदार देवी, नहीं है। ईमानदारपुर, ईमानदार नगर, नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको शक होना शुरू होगा। डियरनेस मीन्स होता है महंगाई, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, ये किस व्यक्ति का नाम है, ये किस वस्तु का नाम है, किस स्थान का नाम है, जबकि आपने इसको नाउन के एग्जाम्पल में ही लिखा है। तो फिर जब नाउन के एग्जाम्पल में लिखा है तो किस आधार पर आपने कह दिया इसको ये नाउन है। अब मामला यहाँ पर आके फंस जाता है, तो फिर बच्चों को वहाँ पर होने लगती है कौन चीज दिक्कत। अब आइए इसको मैं बता रहा हूँ दूसरे तरीके से, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नाउन कैसे है। देखिए ज्ञानेंद्रिय आप लोग जानते हैं ना, सेंस ऑर्गन कितनी होती हैं, 5 होती हैं। सेंस ऑर्गन कितनी होती है, मेरे से गिरा, चलिए नहीं मुझे लगा कि मैं नया नया हूँ इसलिए मुझसे गिर गया हो ठीक है तो कहने का मतलब है कि ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं, इन 5 चीजों से जुड़ी हुई सभी चीजें क्या कहलाएंगी, नाउन कहलाएंगे। आइए दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले आंख, आप लोग पढ़े होंगे सेंस ऑर्गन, आंख। दुनिया की हर वो चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, भले उसके बारे में मुझे नॉलेज हो या ना हो, ये क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन हमको दिख रही है, नाउन है। ये दिख रही है नाउन है, ये दिख रही है नाउन है, वो दिख रही है नाउन है, ये दिख रहा है नाउन है, ये बोर्ड दिख रहा है नाउन, हम आपको दिख रहा है हम भी नाउन है। समझ गए, आंख का हो गया। नाक, दुनिया का हर वो चीज जिसको हम सूंघ सकते हैं वो क्या है, नाउन है। अब आइए जीभ, दुनिया का हर वो चीज जिसको हम चख सकते हैं वो क्या है, नाउन है। 1 2 3। और दुनिया का हर वो चीज जिसको हम सुन सकते हैं वो क्या है, नाउन है। और सबसे बड़ी बात, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न चख सकते हैं, न सुन सकते हैं, अगर एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, नाउन है। आइए देखें, प्रेम न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न चखते हैं, क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इतनी ठंडी में जब आप लोग यहाँ से जाएंगे, अपने हाथों खाना बनाएंगे, मम्मी की याद पक्का आएगी, यानी कि मम्मी का प्यार क्या करते हैं, महसूस करते हैं। टेस्ट, स्वाद, क्या करते हैं, चखते हैं। एयर मीन्स हवा, अभी पंखा चला दिया जाए तो आप लोग ये क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये महसूस करने की चीज़ है। बचपन महसूस करने की चीज़ है। महंगाई महसूस करने की चीज़ है। कहीं देखे हैं महंगाई मोटा होता है कि पतला होता है, गोरी होती है कि सांवली होती है, कहीं देखे हैं, नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ही हम बोलते हैं वो जान जाते हैं आप, तो वो क्या है, नाउन है। पॉवर्टी, गरीबी, क्या है, महसूस करते हैं, नाउन है। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है उपयोग करना, नहीं, ये सब क्या है, नाउन है। और काइंडनेस, दयालुता, अगर मैं आपके प्रति दयालुता का भाव रखता हूँ या क्रूरता का भाव, जो भी भाव रखता हूँ, आप महसूस करते हैं। आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि संजय सर के अंदर दयालुता है तो कैसे है और क्रूरता है तो कैसे है, क्या सिद्ध करते हैं, ये सब महसूस करने की चीज़ है। क्लियर हो गया। इसलिए कहने को कहते हैं कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। लेकिन ये वस्तु बहुत गड़बड़ चीज है। कौन चीज, ये जो थिंग है ना, ये बहुत गड़बड़ चीज है। क्योंकि वस्तु का मतलब हम लोग सीधा समझते हैं, हेलमेट वस्तु है, कुर्सी वस्तु है, पंखा वस्तु है, कैमरा वस्तु है, हाँ बेंच डेस्क वस्तु है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर थिंग किसको किसको मानता है, तो वही 5 जो बोले हैं, जो दिखाई दे, सूंघ सके, चख सके, सुन सके और महसूस कर सके। इंग्लिश ग्रामर इन सभी चीजों को थिंग मानता है। थिंग है तो नाउन है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। तो पर्सन में बच्चा नहीं फंसता है, प्लेस में नहीं फंसता है। थिंग का मतलब बच्चा समझता है कि बेंच डेस्क ये सब ना बेंच होगा, मतलब थिंग होगा। लेकिन वह 5 चीज जिसको हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, सुन सकते हैं और एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर उन सभी 5 चीजों को थिंग मानता है। थिंग नाउन में आता है, इसीलिए सब क्या है, नाउन है। आगे बढ़े, एक और दूसरे तरीके से हम समझाएंगे। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को तोड़िए तो जरा,
संज्ञा आकार, संज्ञा हो गया। संग का मतलब संपूर्ण वस्तु, संग का मतलब संपूर्ण वस्तु, ज्ञ का मतलब ज्ञात, आकार का मतलब अज्ञात। यानी कि दुनिया की संपूर्ण वस्तु, चाहे वो ज्ञात हो चाहे वो अज्ञात हो, वो क्या है? नाउन है। जैसे आप लोगों में से सब का कोई ना कोई नाम जरूर होगा। मैं तो आया अपना नाम आपको बता दिया, तो ये मेरा नाम आपको ज्ञात हो गया। लेकिन बहुतों लोगों का नाम अभी हम नहीं पूछे हैं, वो मेरे लिए अज्ञात है, लेकिन नाम है, तो वो क्या है? नाउन है। ये जो सामने टंगा हुआ है, ये क्या है मुझे ज्ञात नहीं है। इसको खाया जाता है कि पिया जाता है कि सूंघा जाता है कि चखा जाता है, ये मुझे पता, यानी मेरे लिए ये क्या है? अज्ञात है। लेकिन फिर भी ये चीज दुनिया में है, तो नाउन है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? यानी कि दुनिया का हर वो चीज जो ज्ञात हो या अज्ञात हो, अगर वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, दुनिया में अगर वो चीज है, तो वो क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं? ये जो मैंने पहन रखा है, ये दुनिया में है, लेकिन जो पहने हैं इसको क्या कहते हैं मालूम है तो भी नाउन है, और नहीं मालूम है तो भी नाउन है। कोई दिक्कत? बढ़े? एक तरीके से समझे, यहाँ पर दो तरीके से समझे, यहाँ तीन तरीके से समझे, और चौथा और अंतिम तरीका नाउन का, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, नाम वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब क्या है? नाउन है। जिसका नाम पड़ गया वो क्या है? नाउन है। इसका नाम कैमरा है, नाउन है। इसका नाम उंगली है, नाउन है। इसका नाम जैकेट है, नाउन है। इसका नाम संजय है, नाउन है। इसका नाम बॉडी है, शरीर है, तो नाउन है। आप मोहन है तो नाउन है, आप सीता है तो नाउन है, आप गीता है तो नाउन है। हाँ, इसको बाल कहते हैं तो नाउन है, इसको आईब्रो कहते हैं तो नाउन है, इसको होठ कहते हैं तो नाउन है, इसको माइक कहते हैं तो नाउन है। दुनिया में जिस, इसको पोडियम कहते हैं तो नाउन है, इसको बोर्ड कहते हैं तो नाउन है। तो दुनिया में जिस चीज का भी नाम है, यानी कि नाम इज इक्वल टू नाउन। आप कौन सी पर बैठे हैं, उसका नाम है। किताब कौन सी पर रखे हैं, डेस्क पर, उसका नाम पड़ गया, वो क्या है? तो नाउन क्लियर हो गया। कितने तरह से? चार तरह से। क्या क्या? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। थिंग किसको कहते हैं? जो देख सके, सूंघ सके, चख सके, सुन सके और महसूस कर सके, वो थिंग है, वो भी नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन जो है संपूर्ण वस्तु, ज्ञात या अज्ञात हो, वो सब क्या है? नाउन है। मुझे लगता है कि आपके लिए पर्याप्त है इतना, लेकिन कहिएगा तो और भी डिटेल्स अगर इस पर जानना चाहे तो हम कह सकते हैं। बोलिए, और भी नाउन को विस्तार दें कि रहने दें? हाँ, हो जा तो हो तो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग, और देखिए हम लोग तो शिक्षक हैं, हम लोग एसएससी को भी पढ़ाते हैं, तो एसएससी में इतना से काम नहीं चलता है। तो जैसे अब उस वहाँ पर थोड़ा सा एक दिन आज हम बताना चाह रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कहीं आर्टिकल दिख गया, क्या दिख गया? अब कहिएगा सर आर्टिकल जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो आर्टिकल ज़्यादा चीज़ नहीं है, ए एन और द। अगर आर्टिकल के बाद जो नाम, जो शब्द आ रहा है, उसकी हिंदी आपको आती हो चाहे नहीं आती हो, आंख बंद करके जान जाइए कि वो क्या है? नाउन है। क्योंकि जब तक हरा सिग्नल नहीं होगा तब तक ट्रेन नहीं आएगी। तो हरा सिग्नल हो जाता है तो ट्रेन नहीं भी आती है, फिर भी आप जानते रहते हैं कि 2-4 मिनट के अंदर में ट्रेन आने वाली है। ए एन द सिग्नल है किस चीज़ का? नाउन का। कि अब हम आ गए ना तो मेरे बाद वही आएगा। देखिएगा, जैसे कहने का मतलब अ पेन, मान ली कि कहीं पेन का मतलब क्या होता है बच्चा को मालूम नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? अ लग गया तो इसका मतलब क्या है? ये नाउन है। कोई दिक्कत? अभी आप लोगों को जान करके बड़ी ताजुब होगा कि ये देखिएगा, ये है रनिंग। कौन चीज? रनिंग। रनिंग मीन्स दौड़ना। अब आप लोग सोचेंगे रनिंग मीन्स दौड़ना, लेकिन हकीकत है कि रनिंग मीन्स दौड़ना नहीं होता है। रन मीन्स दौड़ना होता है, रनिंग मीन्स होता है दौड़। क्या? दौड़। अब अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कहा जाए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि दौड़ना, तो आप वर्ब उसको बोलेंगे, लेकिन यह वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर रनिंग का मतलब दौड़ना होगा तो फिर वो वर्ब होगा, और रनिंग का मतलब दौड़ होगा तो फिर नाउन हो जाएगा। जैसे
वी आर रनिंग, वी आर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ दौड़ने का एक क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। और जब काम होगा तो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर रनिंग क्या है, वर्ब है। लेकिन अगर मैं बोलूँ राम इज, अब देखिए राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, जरा बताएंगे यहाँ पर राम क्या है, नेम है, नेम मतलब नाउन है। तो अब चलिए कौन एक लड़का है, तो राम नाम है किसी का तो नाउन हो गया। अब हम कह रहे हैं राम एक लड़का है, नहीं, रनिंग इज एन एक्सरसाइज, दौड़ना, दौड़ एक व्यायाम है या दौड़ना एक व्यायाम है। तो जिस तरह से राम एक लड़का था तो उसी तरह से रनिंग एक व्यायाम है। तो जो काम राम कर रहा है वो रनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो राम कौन सी का काम कर रहा था, है नाउन का। तो यहाँ पर रनिंग कौन सी का काम किया, नाउन का। जनरली लोग जानते हैं कि आईएनजी लगा हुआ रहता है तो वो क्या कहलाता है, हाँ ये जेरंड है, बिल्कुल जेरंड ही वर्ब का वह रूप। बहुत अच्छा सवाल किए, इसका मतलब पहले से थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है इस बारे में कि वर्ब का वह रूप जिसमें आईएनजी लगा हुआ हो लेकिन वो काम कौन सी का करे, नाउन का करे, तब जाके उसको हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए अब इसको हम हटाते तो फिर अगला स्लाइड पर हम बात करते। तो कहाँ से, कहाँ, इरेज, हाँ चलिए हटा दे, ऐसे करके। आइए बताइए, हमको नॉलेज नहीं है इस बारे में। हो गया, चलिए नाउन की बात हो गई, रहने देते हैं थोड़ा इससे, क्योंकि समय तो उतना है नहीं आपके पास कि हम उतना डीप में हम जाएं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, जिसका नाम क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कौन चीज़, सर्वनाम। ऐसे बोलेंगे, छोटे क्लास में रहे होंगे तब से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो वैसा शब्द जो नाउन को हटाता है और कहता है तू हटो, तुम्हारे बदले में मैं आ जाता हूँ, तो वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इंस्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। कि जो शब्द नाउन के बदले में आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब जनरली बच्चे ऐसे समझ जाते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ऐसा बहुत है अभी, ठीक है। लेकिन जनरली इसको हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, प्रोनाउन। लेकिन जब सिद्ध करने की बात आती है कि इसको जरा आप प्रूव करके दिखाएं कि ये कैसे क्या है, प्रोनाउन है। क्योंकि इंग्लिश जब तक आप साइंस की तरह नहीं पढ़ेंगे, मैथ की तरह नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैथ में अगर आपके टीचर बताते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को बदमाशी सूझता है, क्लास को डिस्टर्ब करना चाहता था, कहता सर आपकी बात में मुझे विश्वास नहीं है, आप सिद्ध करके दिखाइए। तो भले क्लास डिस्टर्ब होता है लेकिन टीचर सिद्ध करके बताता है कि नहीं बताता है। सेम उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे कि जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो सर जब तक आप इसको ये सिद्ध नहीं कर देते हैं कि ये नाउन के बदले में आया है, तब तक हम आपकी बात पर कैसे भरोसा कर ले कि हाँ ये प्रोनाउन है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये नाउन के बदले में कैसे आता है। क्या नाम है आपका, शाहिद इकबाल। चलिए मेरा नाम संजय कुमार हुआ। हमने बोला संजय सर शाहिद इकबाल को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, संजय सर शाहिद इकबाल को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। फिर टहलते टहलते मेरे मन में क्या आया, मैंने बोल दिया सुनिए मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं मतलब कौन, तो संजय सर के बदले में आई आ गया। संजय सर आदमी का नाम है, शाहिद इकबाल आदमी का नाम है, तो शाहिद इकबाल के बदले में यू और संजय के बदले में आई आ गया। और शाहिद और संजय क्या है, नाउन है, तो नाउन के बदले में आई और यू आ गया, तो प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी, है देखिए उनकी, ये क्या कर रहे हैं हम, किनकी, तो ये ही किसके बदले में आया, राजा दशरथ के बारे में। राजा दशरथ कौन है, नाउन है, तो उसके बदले में ही आ गया, तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है। ऐश्वर्या राय एक सुंदर अभिनेत्री है, वह बहुत लंबी है, वह मतलब कौन, और किसी आदमी का नाम है,
आदमी के नाम को नाउन कहते हैं, और ऐश्वर्या के बदले में क्या आ गया? शी। तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। कोई दिक्कत? अभी हम देखिए, कहने का मतलब है कि हम एक गेम खेल रहे हैं, 2 पार्ट में बांट दिए बच्चों को। मैं इन लोगों के साथ हो गया, आप लोग उधर हो गए। तो बोल रहे हैं हम लोग उन लोगों को हरा देंगे। ये हम लोग कौन है? 1 2 3 4, सबका कोई ना कोई तो नाम होगा नहीं? अब वहां पर संजय, सीता, गीता, अनीता न कह के क्या कह दिए? वी कह दिए। उन लोगों को हरा देंगे। ये उन लोग कौन है? दे मतलब कौन? उसमें भी तो कोई शाहिद इकबाल है, कोई रानी है, कोई सबिता है, कोई नाउन है। तब समझ के वी और दे कैसे प्रोनाउन हो गया। बढ़े, रहने देते हैं इसको, उससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि बताया कि समय आपके पास कम है। अब हम लोग बात करेंगे 3 नंबर में। ये कहीं कुछ सट गया क्या? अच्छा, हो गया। अब 3 नंबर में हम लोग बात करेंगे कौन सी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या है विशेषण? देखिए, कुछ सब चीज़ सर जी नहीं पढ़ा सकते हैं, उनका काम है पढ़ाना, तो पढ़ा ही देंगे। कुछ हम अपना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे। शक करेंगे, शक करेंगे तो कुछ आप शोध करेंगे, शोध करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि वही रिजल्ट आपका बन जाए परिभाषा। विशेषण, सर आप इसको मत पढ़ाइए, पता नहीं इसके नाम से हमको शक हो रहा है कि ये कहीं विशेषण यानी कि विशेषता तो नहीं बतलाता है। तो बिल्कुल आपका शक एकदम जायज है कि ये विशेषता बतलाता है। यानी विशेषण क्या करता है? विशेषता बतलाता है। अब अगर ये पता चल जाए कि किसकी विशेषता बतलाता है तो फिर तो आपका परिभाषा ही तैयार हो गया। किसकी विशेषता बतलाता है? तो अब तक जो पढ़े हैं उसकी विशेषता बतलाता है। तो अब तक क्या पढ़े हैं? नाउन प्रोनाउन। तो बस आपका डेफिनेशन तैयार हो गया। ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अब विशेषता शब्द जैसे ही आता है तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सीता गोरी है तो बच्चा को लगता है कि हाँ ये विशेषता है। गीता सांवली है ना, सांवली होना कोई विशेषता थोड़ा ही है, गोरी होना विशेषता है नहीं। अगर मैं सीधे बोलूं कि सीता एक लड़की है, इस सेंटेंस में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसका नाम ही है एडजेक्टिव। एड, एड मतलब जोड़ना। सीता के बारे में, लड़की के बारे में कुछ भी अगर हम ऐड किए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे सीता क्या क्या हो सकती है? सीता पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, गोरी हो सकती है, सांवली हो सकती है, ईमानदार हो सकती है, बेईमान हो सकती है, धनी हो सकती है, गरीब हो सकती है, तेज हो सकती है, मंद हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। ये कुछ भी जरूर सीता में होगा। अब इसमें से जो कुछ भी सीता में ऐड कर दीजिए, वही सीता की, वही लड़की की क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। इसलिए इस दिमाग में नहीं रहिएगा भारत एक गरीब देश है ना, गरीब होना कोई विशेषता है। अमेरिका एक धनी देश है, ये न विशेषता है, गलत। अमेरिका एक देश है, उस तरह भारत भी एक देश है। यहाँ पर अमेरिका और भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, यहाँ विशेषता नहीं है। लेकिन इंडिया कैसा देश हो सकता है? धनी देश हो सकता है, गरीब देश हो सकता है, बड़ा देश हो सकता है, छोटा देश हो सकता है, अच्छा देश हो सकता है, खराब देश हो सकता है। इसमें से कुछ भी अगर आप इंडिया के बारे में, अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं तो वो क्या है? विशेषता है। हाँ हाँ, नहीं हो सकता है। अच्छा सवाल किए। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि पढ़िए, ठीक है ना, सर जी को खुला मत छोड़िए, जो जी में ऐसो पढ़ाते रहे, नहीं, बीच में नॉक किया कीजिए। जैसे आपने कहा कि सर, हाँ, इसी तरह कोट करके टीचर को कोट कीजिए, सर जैसा कि आपने कहा, और हम नहीं कह रहे हैं, ये आप पढ़ाए हैं। सर जी को फंसा के रखिए। कैसे? कि सर अभी अभी आप बोले हैं कि पॉवर्टी, तो याद रहे पॉवर्टी क्या है? गरीबी है। अब पुअर क्या है? गरीब है। तो याद रखिए कि पुअर हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन। अब कहिए तो सिद्ध करके हम दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं। हाँ, वो अलग बात है, जब काइंड्स ऑफ नाउन होता तब हम उस पर डिटेल्स में हम जाते, लेकिन अब वही बात है। आपको बोले ना कि जो 5 जो टर्म दिए हैं उतना ही आपको पढ़ाएंगे जिससे कि आपका काम चल जाए। और न तो बाकी तो आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम रहा था
तो जितना इनलार्ज करने के लिए कहते हम उतना कर देते, लेकिन अब परीक्षा के दृष्टिकोण से तो टाइम नहीं है, ये लिखा था टाइम सबके पास रहता है, लेकिन सब कुछ। अब देखिए, जैसे अगर मैं कहता हूँ सीता इज अ पुअर गर्ल, अगर मैं इस पुअर को मिटा दूँ, अब मैं बोलूँ कि सीता एक लड़की है, तो है, सुनो ना, सीता एक लड़की है, तो यस सर, सुनिए सीता एक लड़की है, तो हाँ सीता एक लड़की है, क्या चाट रहा है उसी समय से सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, क्योंकि हम उस लड़की के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सीता एक पुअर लड़की है, कैसी लड़की, तो ये पुअर गर्ल की विशेषता को बताया कि नहीं, तो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ है। अब चलिए, राम एक लड़का है, इसका तो अंग्रेजी कम से कम आप जानते ही होंगे, बोलिए तो राम एक लड़का है, राम इज, चाहे राम धनी है बोलिए, तो राम इज रिच, ठीक है। तो जिस तरह से राम अमीर है, तो उसी तरह से गरीबी अभिशाप है, गरीबी अभिशाप है। अब आइए, पॉवर्टी इज अ कर्स, अब जो काम राम कर रहा था वो काम पॉवर्टी किया कि नहीं, ये सब्जेक्ट के काम किया, ये सब्जेक्ट के काम किया। वो उस समय बोले ना कि टाइम रहता तो और हम बताते। अब कैसे हम बताते नाउन को पहचानने का तरीका, कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, यानी व्यक्ति वस्तु या स्थान समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि वो नाउन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो वैसे भी पहचाना जा सकता है कि ये भी क्या है, नाउन है और प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसी सेंटेंस में किसी शब्द को सब्जेक्ट होने के लिए उसका क्या होना जरूरी है, या तो नाउन हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। तो ये नाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो वही चीज़ हम आपको बताए हैं। हो गया आपका डाउट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, मुझे लगता है कि पर्याप्त है, बढ़े आगे। अगर कोई अगर मगर किंतु परंतु है तो पूछ सकते हैं, ताकि हमको आगे बढ़ने। देखिए, काइंड जिस तरह से कहिएगा उस तरह से हम पढ़ा देंगे, आप लोग थोड़ा, हाँ हाँ, बस बस। अब जैसे मान लीजिए कि हम आज अगर हम प्रयास में है कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि जब हम केस पढ़ाने चलें तो केस में शब्दों को संबंध से जोड़ना कैसे क्या है, ये चीज़ हो जाए, ठीक है। फिर उसमें सब्जेक्टिव रूप ऑब्जेक्टिव रूप केस में आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद में पोसेसिव बनाने का, जैसे कि भारत की जलवायु, मोहन का भाई, सीता की बहन, ये सब जब आ जाए तब जाकर के जब हम टेंस में चलें, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है टेंस। क्योंकि जो भी आपको पैसे दिया गया रहेगा उसका अर्थ निकालने के लिए मिनिमम टेंस तो कम से कम आपको आना ही चाहिए, और टेंस आए इसके पहले ये दो तीन चीज़ आपको आना चाहिए। करने के लिए तो सब जरूरी ही है, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है। और जागरूक है, कॉन्शस है, तो अच्छा लगा हमको भी कि सब समझ रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास वही बात है, आजकल 50-55 मिनट की कोई फिल्म बनती है, उसको मैं भूल रहा हूँ उसको क्या नाम दिया जाता है आजकल, वेब सीरीज। तो वेब सीरीज में कम समय में ही इंटरेस्ट लोगों को आ जाता है। आप फिल्म देखिएगा तो 2.5-3 घंटे तो देना पड़ेगा, नहीं, तो वही चीज़ है, आप समझिए कि फिल्मों का मैंने मज़ा हम लोग को वेब सीरीज के रूप में ही लेना है, बस ऐसा ही कोई समझ लीजिए। बढ़े आगे। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे बीच में अगर आपको डाउट हो चाहे कुछ हो तो कह दिएगा, तो थोड़ा सा उसको हम क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़े, चलिए अब देखते हैं। लेकिन हम आपके लिए पूरा मैंने ऐसा हम आपको भरोसा दिला सकते हैं, उम्मीद दिला सकते हैं, ठीक है ना, कि इतना से भी अगर हम काम करते चले जाएं, ठीक है ना, खाली टेंस अगर ढंग से अगर पकड़ लिए, तो टेंस ढंग से पकड़ लेंगे तो वॉइस भी आपको पकड़ में आ जाएगा, नरेशन भी पकड़ में आ जाएगा, और उसके बाद तो फिर किसी भी चीज़ का अर्थ निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जैसे इसमें छुपाने की क्या बात है, खुला खुला, मतलब कि 20 दिन 25 दिन महीना दिन में अगर मैं फेंक भी दूँ कि हम तो आपको एकदम लाल बुझाकड़ बना देंगे, तो ये तो थोड़ा सा ये फेंकना नहीं चाहिए। जो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना बोल रहे हैं उससे ज़्यादा दे पाए आपको, ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा फेंक दें उससे कम दे पाए, तो ये प्रतिष्ठा के खिलाफ हो जाता है। बढ़े आगे, चलिए अब हम बात करेंगे वर्ब 4 नंबर में। इसको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान से समझिएगा, ऐसे सब तो इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वर्ब किसको कहते हैं, ठीक है। तो जनरली आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं।
लेकिन आप जिस लेवल में उसमें हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे, जिससे किसी काम का होना, चाहे जिससे किसी काम का करना, लेकिन इसी में हम आपको जोड़ेंगे संबंध या अधिकार। इस चीज का भी जो बोध कराता है, ये तीन चीज मिल करके जो है होता है कौन चीज? वर्ब। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं किसी काम का होना या करना। अब होना या करना को थोड़ा सा हम विस्तार करेंगे। बहुत ऐसा काम है जो हम लोग करते हैं, अब बहुत ऐसा काम है जो करते नहीं है, हो जाता है। तो करना भी वर्ब है, होना भी वर्ब है। अब बहुत सारे लोग इसको कैसे पढ़ा देंगे कि बाबू सबसे आसान तरीका हम आपको एक रामबाण औषधि हम बता रहे हैं वर्ब पहचानने का तरीका। जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे वो क्या होता है? वर्ब। हो सकता है कि आपने भी पहले कभी ऐसा पढ़ा हो, खाना, पीना, आना, जाना, हंसना, रोना, गाना, बजाना, गाली देना, गाली सुनना, रोना, हंसना, उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, सब के अंत में ना लगा हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि ये वर्ब है, लेकिन याद रहे जो हम डेफिनेशन बोले कि किसी जिसे किसी काम का होना या करना समझा जाए, तो याद रहे वो करना है, होना नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, काम हो रहा है, तो यहाँ पढ़ना वर्ब हो गया, लेकिन हम लोग विद्यार्थी हैं। बताइए इसमें कौन काम हो रहा है? यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या इसका मतलब थोड़ी कि इसमें कोई वर्ब नहीं है। कथी है वर्ब इसमें? हम लोग विद्यार्थी हैं, यानी अब हम लोग विद्यार्थी बन गए हैं, हम लोग इंसान हैं। अब हैं तो हैं, बन गए तो बन गए। अब हम लोग इंसान इसमें कोई काम कर तो नहीं रहे। कोई समझ में आ रहा है? नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो। बड़ी ध्यान से समझिएगा इसमें, इसलिए मैं बोला हूँ, हम जब शुरू किया तभी हम बोलते हैं कि इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम्म 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 हम्म। बिल्कुल, सब्जेक्ट इज द डूअर, डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहे हैं हम, समझ में आ जा रहा है किसी और को, तो जो काम कर रहा है वो डूअर हो गया, और जो काम से प्रभावित हो जा रहा है वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो रिसीवर को ऑब्जेक्ट कहते हैं और डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं। अब आपने उसमें बोला था, जैसे हम बोले कि यहाँ पर कि जिसे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसको हम वर्ब कहते हैं। तो खाना, पीना, उठना, बैठना, हिलना, डोलना, हिलाना, डोलाना, ये कर रहे हैं तब हो रहा है। तो जो सर जी लोग बताते हैं कि ना 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 वाला वर्ब है, तो करना में वो आता है। तो करना में कौन कौन आता है? खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना नहीं, देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन हमने बोला ना कि हम लोग इंसान हैं, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये नहीं कि इसमें वर्ब है ही नहीं। हम लोग इंसान हैं, यानी इंसान हो जाना भी क्या है? एक वर्ब है। तो ये जो होना होता है ना, उसको वर्ब का बी फॉर्म हम लोग कहते हैं, वर्ब का बी फॉर्म कहते हैं। और याद रखिएगा, अभी फिलहाल इतना आपको बता दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, वर्ब का बी फॉर्म जो होता है वो गिन करके इसकी संख्या 8 होती है। कितनी? 8। न एक घट के 7 होगा और न एक बढ़ के 9 होगा, 8 होती है। एक तो खुद बी होता है, एक तो खुद क्या हो रहा है, हो गया, एक खुद बी होता है, एक एम होता है, एक इज होता है, एक आर होता है, एक वाज होता है, एक वेयर होता है। ठीक है, एम इज आर वाज वेयर। बी बीन होता है, बीइंग होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिक्स है। ये आपको बहुत काम की चीज़ है। ये जनरली आप लोग जो जान जाते हैं ना सीधे एम इज आर, वो नहीं, एम इज आर वाज वेयर और बिन बीइंग, और एक बी भी खुद अपने आप में भी एक, ये क्या है? यहाँ पर एक चीज़ आप जो गलती कर दिए हैं कि आपने कहा कि ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है। नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, प्रिंसिपल वर्ब का भी काम, माने मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ये जरूरत इस बात की है कि इन शब्दों का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है। आपके घर में कहीं भी जो शादी ब्याह होता है समाज में, तो आपके पापा जी लोगों के नाम से कार्ड आता है जनरली,
ठीक है, या फिर शादीशुदा है तो हस्बैंड के नाम से कार्ड आता है। जनरली पुरुष प्रधान हम लोग का परिवार है। तो एक दिन में अगर 4-5 कार्ड अगर आ गया तो कहीं पापा जी चले जाते हैं, दूसरे जगह आपको भेज देते हैं, आप उनके असिस्टेंट के रूप में। जैसे ही बारात में पहुंचते हैं, वहाँ का बारात मालिक आपसे पूछता है पापा नहीं आए हैं, आपने पापा को रिप्लेस किया है, उनकी जगह पर आप गए हैं, आप सहायक हैं, वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे। लेकिन जहाँ आप अपने दोस्त की शादी में गए हैं, जहाँ पापा की कोई पहचान नहीं है, आप खुद सर्वे सर्वा बन के गए हैं, आप वहाँ मेन वर्ब है। आइए दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, आई एम अ टीचर। खूब अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। आप देखिए दम नहीं है, कितना हल्का चीज़ है। देखेगा लोग एम ई जार, वाह एम ई जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब होगा, गलत, ये प्रिंसिपल वर्ब है। क्यों? अब इसका रूल समझिए। इसका रूल होता है कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बोला, आप अपने मित्र की शादी में गए हैं तो वहाँ पर आपका कोई गार्जियन नहीं है, आप स्वयं क्या हैं, आप अपनी सहेली की शादी में गए हैं, आप खुद गार्जियन बन के गए हैं, वहाँ पर आपके हस्बैंड के, आपके माता पिता की पहचान से आप नहीं गए हैं, आप खुद वहाँ पर अपना गए हैं, अपने गट्स पर। समझ में आ गया होगा। लेकिन यही अगर होगा आई एम गोइंग, तो ये एम यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब। मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा उस पर, थोड़ा इसको हम कुछ आगे हम पहले क्लियर कर लें, ठीक है। तो होना समझ गया ना, जिसमें करना नहीं पड़ता है। अयोध्या के राजा दशरथ थे, वॉज, कौन काम हो रहा है इसमें, अयोध्या के राजा दशरथ थे, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो होना भी क्या है, वर्ब है। तो ये होना में आता है ये सभी 8। क्लियर हो गया। करना तो आप लोग बहुत चिर परिचित होंगे, वहीं जो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ ना लग जाए सब क्या है, वर्ब है। तो वही बात, खाना हो गया, कौन चीज, पीना हो गया, जाना हो गया, आना हो गया, ये सब हो गया कौन चीज, एक्शन वर्ब। बिल्कुल सही समझे, इसको हम लोग एक्शन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और भाई ये संबंध है अधिकार वाला, जो जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े होंगे लेकिन दूसरे तरीके से पढ़े होंगे, परिभाषा में ये वर्ड नहीं आया होगा आपका। लेकिन अब संबंध अधिकार वाला भाई देखिएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोजेशन। क्या कहते हैं, पोजेशन। तो यहाँ पर 3 ठो आता है, हैज, हैव, हैड। आपके लेवल के लिए जितना जरूरत है अभी हमको, इतना से आपका काम चल जाएगा। अब वैसे तो अभी बहुत है, फाइनिट वर्ब है, नॉन फाइनिट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, मॉडल वर्ब है, नहीं समझे। उसके अलावा वो जिरंड वगैरह सब है, इन्फिनेटिव है, अभी वो सब तो है ही नहीं। तो उतना तो करेंगे तो पूरा कुंडली खंगाल देंगे हम लोग उसका, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए ना। तो वही बात है, बारात दरवाजे पर आ गई है, बड़ी समय पर, 8 बजे बारात दरवाजे पर आ गई, 8 बजे, तो दरवाजा टाइम से लग जाना चाहिए। तब जितना नचनिया बजनिया को बनाए हैं, लगा दीजिए सबको 9 बजे नाचो। अब पूरा पैसा पैसा क्या कर लीजिए, सधा दीजिए। लेकिन हम लोग यहाँ दिक्कत क्या होती है, बारात तो 9 बजे आ ही जाती है गांव में। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जब दरवाजा लगाने की बात होती है, जयमाला का जब कार्यक्रम होता है, तब पता चलता है कि ये जीजा जी नाली में दारू पी को उड़ाए हैं। अब 2 आदमी उसको उठाने के लिए आया, तो फूफा जी अलगे नहीं मान रहे हैं, नहीं तो कोई आज पहुंच गया है ट्रक के चक्का में ओट लगते लगते। तो जब आप मामा मौसा जीजा फूफा साला सब के सब जब दारू पीवा है, और उस सबको इकट्ठे करने में 12 बज गया, नहीं समझे। तब जा करके जब जयमाला हो गया, तब जो नए लौंडे होते हैं कम उम्र वाले, रे नाच ऑर्केस्ट्रा अभी तक चालू नहीं हुआ, तब तक बज गया 1। अब उसमें नचनियाओं का कौन दोष है। आप 9 बजे बारात लाए थे तो कहा नहीं नचवाना शुरू कर दिया उसी समय। तो वही बात है, समझ ही रहे हैं। तो बाकी पूरा समय रहता है तो पूरा पार्ट, राजा का रोल, रानी का रोल, खलनायक का रोल सब दिखाया जाता। तो समस्या वही शुरू करें, चलिए देखते हैं। अब देखिए, तो ये बी फॉर्म समझ गए, ये समझ गए, और ये भी क्या होता है, वर्ब होता है। और जो कहानी इसके साथ हम बताए हैं वही कहानी इसके साथ भी है। ये भी मेन वर्ब का काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है। आइए इसको एक हम सिस्टम से समझाते हैं कैसे।
नियम होता है कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो प्रिंसिपल वर्ब होगा, चाहे वो वर्ब कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब में से हो या प्रिंसिपल वर्ब में से हो। अगर किसी सेंटेंस में केवल और केवल एक ही वर्ब है तो फिर वो प्रिंसिपल वर्ब माना जाएगा। अब रही बात कि लगे हाथ आपके मन में सवाल उठेगा कि ठीक है कि अगर किसी सेंटेंस में केवल और केवल एक ही वर्ब है तब तो वो प्रिंसिपल वर्ब है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब हो तो फिर क्या करेंगे? तो अब एक नहीं, उसको ऐसे समझिए, चलिए, तो अगर किसी सेंटेंस में केवल और केवल एक वर्ब है तो वो प्रिंसिपल वर्ब है, लेकिन अगर एक से अधिक वर्ब है तो सुनिए, ऐसे सेंटेंस ऐसे हम लोग लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो राइट में दाहिने तरफ सबसे लास्ट में जो वर्ब होगा वो प्रिंसिपल वर्ब होगा, और जो इधर बच जाएगा, उबर जाएगा, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस के नेचर पर निर्भर करता है कि बाएं तरफ एक बच रहा है कि दो बच रहा है कि तीन बच रहा है, जितना बचेगा वो सब हेल्पिंग वर्ब होगा, और केवल सबसे लास्ट में जो राइट साइड में होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल वर्ब होगा। है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक क्लॉज में एक ही प्रिंसिपल वर्ब होगा। अब यहाँ पर फिर अब हमको क्लॉज बोलना पड़ा, अब क्लॉज अलग है, इसका एक सिस्टम है, ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। नए लोगों को तो थोड़ा सा बाउंस ही कर जाता होगा। तो आइए फिर भी हम दिखाते हैं। अभी एक एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आइए दिखाते हैं। जनरली हम लोग एम इज आर को समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव हैड को समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने अभी कहा कि ये और ये प्रिंसिपल वर्ब का भी काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है। कैसे? आइए दिखाते हैं। आई हैव अ पेन, थोड़ा जगह कम है, हम यहीं पर ले लेते हैं। आई हैव बीन इल, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिएगा, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, चलिए हो गया। सबसे पहले अगर मैं आपको इसमें बोलूं कि वर्ब पहचान के दिखाइए ये प्रिंसिपल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसको पहचानने की बात अगर मैं करूं तो आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले वर्ब हम अंडरलाइन तो कर ले, नहीं समझे? मैंने सब के सब विद्यार्थी हैं, इसमें लड़का कौन है लड़की कौन है हम बाद में करेंगे, पहले विद्यार्थी पहचानने तो आने चाहिए कि सर जी में विद्यार्थी में अंतर क्या है। पहले वर्ब को पहचान लेते हैं फिर उसका नामकरण कर देंगे। चलिए इसमें बोलिए कौन है? चलिए हैव है, इसमें कौन है? हैव बीन, दो, थोड़ा सा रुक जाइए, हेलो, बात करते हैं 5 मिनट रुक जाइए, फोन मत कीजिए। इसमें कौन है? हैव बीन टीचिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें शैल हैव बीन टीचिंग। चलिए अभी अभी हम आपको बताए हैं कि अगर किसी सेंटेंस में केवल और केवल एक ही वर्ब हो तो ये क्या हो गया? कौन चीज हो गया? या मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब कहिए, मेन वर्ब कहिए, फुल वर्ब कहिए, बात एक ही है, ठीक है। अभी बोले कि इसमें दो वर्ब है तो जो सबसे लास्ट में होगा वह प्रिंसिपल वर्ब होगा और जो बच जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। इसमें कितना है? 3 है। हमने बोला राइट साइड में जो सबसे लास्ट होगा वह प्रिंसिपल वर्ब होगा और जो बच जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। इसमें कितना है? 4। हमने बोला कि सबसे लास्ट में जो होगा वो प्रिंसिपल वर्ब होगा और जितना बच गया वो सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कोई दिक्कत? अब देखिए ये वाला बताइल का कितना फायदा यहाँ पर करेगा। बच्चा जानता है ये मीजार वाजबेयर। अब यहाँ देखिए बीन है, अब जब हम यहाँ बता दिए हैं तो अब आपको यहाँ सवाल नहीं बन रहा है, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि सही में बीन क्या था? वर्ब है, अब यहाँ पर दाहिने तरफ है तो लास्ट में है तो प्रिंसिपल वर्ब है। समझ गए? अब आइए इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। कैसे?
आई हैव ए पेन, जैसा कि जनरली सब लोग के मुंह से निकल जाता है, आपके भी मुंह से निकल गया कि एमी जा रही है तो हेल्पिंग वर्ब होता है। नहीं, अब ये हैव जब देखा अपने नीचे क्या लिखा हुआ, प्रिंसिपल वर्ब, तो अब हैव को आया घमंड। अब देख मेरे पावर को लोग अभी जानता नहीं है, हमेशा से आप लोग की आदत पड़ी हुई है हमको क्या मान लेने की, हेल्पिंग वर्ब। ये है मेरा रुतबा, ये है मेरा जलवा, हम है मेन वर्ब। अभी आप लोग हमको जानते नहीं मेरे पावर को। अब जब ये बात कह रहा था कौन, हैव, तो नीचे बीन सुन रहा था, तो बीन अब उसको अब चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, हैव, अच्छा तो कुछ ज्यादा ही गुमान है तुमको, क्या होने पर, मेन वर्ब होने पर। तुम मेरे साथ यूज होकर के देखो, तुमको तुम्हारी हैसियत नहीं बता दिया तो कहना। अब जब नीचे भी है, ऊपर भी हैव है, अब बिन मुड़ के पूछ रहा है हैव के तरफ, हैव भाई कुछ कहना चाहेंगे अपने हैसियत और औकात के बारे में? तो अब बेचारा सरेंडर कर जाता है भैया रहुए प्रिंसिपल वर्ब रह जाओ, हम चला लेंगे काम हम हेल्पिंग वर्ब से। अब समझ में आया? अब जब ये इसको चुनौती दे रहा था तो नीचे से टीचिंग सुन रहा था कि अच्छा तो बिन तुम्हें भी प्रिंसिपल वर्ब होने का कुछ खासा घमंड है, अब तुम मेरे साथ यूज होकर के देखो, फिर तुमको तुम्हारा औकात ना बता दिए तो कहना। अब टीचिंग मुड़ के बात कर रहा है किससे, बिन से, कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? तो बिन उसी तरह फिर सरेंडर करता है हैव की तरह, आप ही रहिए प्रिंसिपल वर्ब, हम तो हेल्पिंग वर्ब से ही काम चला लेंगे। यहाँ से जाने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ भी हैव है यहाँ भी हैव है, तो फिर इसको प्रिंसिपल वर्ब इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों, तो क्या जवाब देंगे? एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो प्रिंसिपल वर्ब है, एक से अधिक है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब वही आदमी फिर फंसाएगा, चलिए कोई बात नहीं है, आपने कहा कि एक से अधिक है तो एक प्रिंसिपल वर्ब है एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ भी बीन है यहाँ भी बीन है, इसमें भी एक से अधिक वर्ब है इसमें भी एक से अधिक वर्ब है, तो फिर आपने इसको प्रिंसिपल वर्ब इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा? तब क्या कहिएगा? हाँ, तो क्या बोलेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब हो तो सेंटेंस के दाहिने तरफ जो सबसे लास्ट में होता है वो प्रिंसिपल वर्ब होता है, जो बन जाता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा? नहीं, तो वही हम बोले हैं कि इतना कम से कम डीप भी चले जाएंगे और थोड़ा फास्ट भी रहेंगे कि हम लोग को ज़्यादा समय न लगे। बढ़े आगे, 4 हुआ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, आगे बढ़े। चलिए, तो इसको जरूर ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है, वो रटने वाली बात नहीं, देखिए समझ में आ जाएगा ना तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। रट्टा मारिएगा तो मेरे प्रेशर में आप रट्टा मार लीजिएगा, अब परसों भूल जाइएगा, इसकी गारंटी है। और समझ में आ जाएगा, हम लोग बचपन से पढ़े, गाय एक चौपाया जानवर होता है, उसके 4 पैर, 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, एक लंबी पूँछ होती है। गाय हमें दूध देती है, गाय हमें गोबर देती है, गोबर से खेत उपजाऊ होता है, दूध पीकर हम बलवान होते हैं, इसीलिए हम लोग गाय को गौ माता कहते हैं। इतना बच्चा रट के आता है, उसके बावजूद भी याद किया है? यस सर। चलो खड़ा हो जाओ, सुना दो गाय पर लेख क्या है। तो देखिएगा पहले कॉन्फिडेंस लेवल कैसे धड़ाम होता है, गिरता है। खड़ा हो जाओ, गाय पर लेख। तो सबसे पहले खड़ा होने का ये ऐसे होना चाहिए, खड़ा ऐसा नहीं, गाय पर लेख, ठीक है सर। गाय एक चौपाया जानवर है, ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है सर। सर गाय एक चौपाया जानवर है, देखिए एक फिक्स कर लेगा, एक एक अपनी नज़र को टिका देगा कहीं। गाय एक चौपाया जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं। अब देखिएगा उसके उसकी एक लंबी पूंछ होती है। सर सर प्लीज सर 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 आप यकीन कीजिए सर, सर हम 2 घंटा रटा मारे हैं सर, आप विश्वास कीजिए सर, हम 2 घंटा पढ़े हैं सर, हमको याद है सर। तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, आपको याद है, आप हमको सुना दीजिए, आपको लीजिए समय दिया आपको। सर गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। सर कहते हैं कि ठीक है बैठ जाओ, समझ गया। ऐसी नौबत क्यों आती है जानते हैं? क्योंकि हम लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन सभी महिलाएं साड़ी पहनती हैं,
सूट सलवार पहनती हैं, सबके लंबे लंबे बाल होते हैं, नाक में कान में हाँ ज्वेलरी पहनी हुई होती है। उन करोड़ों महिलाओं में से अगर हम लोगों को अपनी माँ को खड़ा कर दिया जाए, तनिक भी कंफ्यूजन होता है कि इन करोड़ों में से सब एक ही तरह दिखने वाली, सब साड़ी में, सब सूट में, सब के लंबे लंबे बाल, सब के गहना गुड़िया, ये कैसे पहचानेंगे करोड़ों में अपनी माँ को हम? कोई कंफ्यूजन होता है? क्योंकि मेरी माँ को 2 हाथ पैर होते हैं, मेरी माँ साड़ी पहनती है, हम लोग कभी रट्टा नहीं। ऐसा समझ में आ गई है मेरी माँ, ऐसा समझ में आ गई है कि वो बिसारे नहीं बिसरती है। यहाँ तक कि जो लोग मर जाते हैं जिनके माता पिता, उनकी भी फिगर दिमाग में है। पढ़ाई कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि यहाँ आ जाए, न कि रटने की जरूरत पड़े। समझ गए? तो बढ़ जाए आगे। अब चलिए देखते हैं कहाँ से इरेज करना था ना। हो गया। अब ये हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। जब हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे, हाँ यहाँ पर देखिएगा, क्रिया विशेषण, इसमें खूब अच्छा भला कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? बच्चे दिमाग लगाते हैं, काम चोरी करने में तो विद्यार्थी कुछ आगे रहता भी है। हाँ हाँ बोलिए। वो उसकी चर्चा जब टेंस हम लोग शुरू करेंगे ना तो उस समय कर लेंगे। कहिएगा तो अभी कर सकते हैं, बोलिए। नहीं, जैसा आप लोग कहें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग को, हमारे हाथ पांव सिर्फ बंधा हुआ है टाइमिंग को लेकर के, बाकी कोई नहीं। हाँ, तो अब उस तरह से तो नाउन में भी बहुत कुछ आता है, प्रोनाउन में भी आता है, एडजेक्टिव में भी आता है। नहीं, हालांकि जरूरत पड़ेगी इसकी तो टेंस में हम उसको इतना भर आपको उस समय दे देंगे कि आपका काम चल जाए। हाँ 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 हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम कि जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, आपको लालच लग रहा है कि हम कुछ और पढ़ लेते तो ठीक रहा था। चलिए मेरे लिए अच्छी खबर है कि आपको अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, उम्मीद कीजिए कि अच्छा आपको देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे कॉमन सेंस लगाते हैं। और कॉमन सेंस लगाना भी हम ही लोग सिखाते हैं। अभी विशेषण आया था एडजेक्टिव, तो हमने बोला था कि सर आप पढ़ाइए मत, थोड़ा सा हमको शक करने दीजिए। तो आपने क्या शक किया? विशेषण। इसका मतलब ये क्या करता है? विशेषता बतलाता है। तो सर उसी तरह इस पर अगर हम शक कर रहे हैं तो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता को बतलाता है नहीं। और इसी पर पार उतर जाते हैं बहुत लोग। उनको लगता है कि इसका नाम ही है क्रिया विशेषण, इसका मतलब ये क्रिया की विशेषता को बतलाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को नहीं बतलाता, बतलाता है, लेकिन ये परिभाषा अधूरी है, लेकिन बात सही है। आपको ये बात नहीं समझ में आई? हम बोले कि जब इसका नाम है क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप इसको कह रहे कि बात सही है, तो फिर डेफिनेशन कैसे गलत हो गया? तो अगर क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब केवल क्रिया की ही विशेषता को बतलाता, तब तो आपका परिभाषा भी क्या था? सही था। लेकिन इसका नाम भले क्रिया विशेषण है, लेकिन एडवर्ब केवल क्रिया की ही विशेषता को नहीं बतलाता है। एडवर्ब 3 चीजों की विशेषता को बतलाता है। इनफैक्ट अगर हमारे पास टाइम होता तो एडवर्ब 7 चीजों की विशेषता को बतलाता है, लेकिन इतना तो कम से कम आपको चाहिए कि आपको टेंस में दिक्कत ना हो। तो एडवर्ब 3 चीजों की विशेषता को बतलाता है। एक, क्रिया, यानी कि वह शब्द जो किसी वर्ब, वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव, और वह शब्द जो किसी अनदर एडवर्ब। अनदर एडवर्ब का मतलब अन्य एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण का नाम भले है क्रिया विशेषण, लेकिन यह विशेषता बतलाता है कितनी चीजों की? 3 चीजों की। किसके किसके? एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की, और एक अनदर एडवर्ब की। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें तो इसका तो नाम क्रिया विशेषण है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि केवल वर्ब की विशेषता को बतलाने वाले को ही क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फिर हमारा हमारा नॉलेज क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। तो आइए, सीधे कह देने मात्र से तो नहीं होगा, तो हम लोगों को इसको मैथमेटिक्स की तरह सिद्ध करना होगा। साबित करके देखें कि कैसे वर्ब की विशेषता को बतलाता है, कैसे एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है, और खुद तो एडवर्ब है ही, एक दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को कैसे बतलाता है, ये हम लोग करें। ठीक है? आप लोग भी इसी क्लास के स्टूडेंट हैं,
तो आगे जाइए, हाँ यहाँ जाइए, ए आ जाइए आ जाइए, अपना ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर एयरटेल का नारा है बात करने से बात बनती है। उतने दूर क्यों बैठे हैं, बात कीजिए, जरूर बात बन जाएगी। ठीक है, शुरू करें? तो चलिए देखते हैं। तो अब नाम तो है क्रिया विशेषण, लेकिन ये केवल क्रिया की विशेषता नहीं बतलाता है, तीन चीज़ों की, वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी। देखिए अब ये लाल हो गया, हम लोग अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कोनो कोनो छोटा बच्चा सब रोने में बड़ी माहिर रहता है, नहीं तो थोड़ा सा भी कुछ हो बस रोना शुरू, तो गांव में लोग उसको डांटते हैं, पर रखे तो क्या छू दिया तो छुआइन हो गया, हर बात में रोने लगती है। तो पहले ऐसा घरों में होता था, अब तो जुग हो गया कि छू दीजिएगा तो छुआइन हो जाएगा। देखिए हमसे छुआ गया बस छुआइन हो गया, जहां छुएगी बस छुआइन हो जा रहा है। तो इसीलिए खूब होशियारी से, समझ गया ना? चलिए देखते हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि वर्ब की विशेषता को बतला करके एडवर्ब कैसे बना। तीनों को सिद्ध करने के लिए मिनिमम तो 3 एग्जाम्पल आपको लेने ही होंगे। आइए देखिएगा, द ट्रेन रन्स फास्ट। ठीक है, अब देखिएगा, द ट्रेन रन्स फास्ट, उसके बाद में देखेंगे ही इज, डबल हो गया, इसको मिटाया कैसे जाता है? अच्छा, जा जा गड़बड़ हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय, द ट्रेन रन्स फास्ट। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा, द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं द ट्रेन रन्स फास्ट, गाड़ी तेज चलती है, लेकिन मैं तेज की बात खत्म कर देता हूं, तो क्या हो गया? द ट्रेन रन्स, गाड़ी चलती है। अब देखिएगा, तो गाड़ी चलती है तो गाड़ी के द्वारा कोई काम हो रहा है, कौन काम? तो जिसे किसी काम का होना या करना समझा जाए वो क्या हो गया? वर्ब। अब हम कह रहे हैं कि गाड़ी सीधे चलती नहीं है, गाड़ी तेज चलती है। तो ये तेज गाड़ी की विशेषता है कि चलने की विशेषता है? यहीं पर समझना है आपको। गाड़ी तेज चलती है, तो गाड़ी गोरी है कि काली है, लंबी है, पतली है, छोटी है, नाटी है, धनी है, गरीब है, ये तो बात ही नहीं किया हमने। गाड़ी के द्वारा किए गए काम की विशेषता है कि गाड़ी चलती है वो कैसे? तेज। तो तेज चलने की विशेषता है, और चलना क्या है? वर्ब है। तो जो, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एडवर्ब हुआ किसकी विशेषता को बताकर? वर्ब की। वर्ब कौन है? रन्स। तो वर्ब की विशेषता को बता के एडवर्ब बना, ये बात सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत? फिर देखेंगे, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। अगर मैं सीधे बोलूं, पहले बोलूं ऐसे, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो है, मैं नाचूं क्या? रहने दो। लेकिन अब हमने बोला, उसने एक शब्द जोड़ा, नहीं ही जे बॉय नहीं, ही जे गुड बॉय, वह एक लड़का नहीं है, वह एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का? तो अच्छा किसकी विशेषता को बताया? लड़का की। और लड़का क्या है? नाउन है। तो नाउन की जो विशेषता को बतलाता उसको हम क्या कहते हैं? तो पहले बोले ही जे बॉय, अब बोले ही जे गुड बॉय, अब और उसको बड़ा किए, ही इज वेरी गुड बॉय, वह एक लड़का नहीं है, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। कितना अच्छा? तो ये बहुत किसकी विशेषता को बताया? अच्छा की विशेषता को बताया। और अच्छा क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाने वाले को, तो ये एडवर्ब कैसे बना? एडजेक्टिव की विशेषता को बताकर। ये बात सिद्ध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, द ट्रेन रन्स फास्ट, गाड़ी तेज
चलती है, ऊपर था। अब है द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, गाड़ी तेज नहीं चलती है, गाड़ी बहुत तेज चलती है। तब फास्ट यहाँ एडवर्ब था तो यहाँ तो एडवर्ब है ही नहीं। अब कितना तेज, बहुत तेज। तो ये बहुत किसकी विशेषता को बताया, तेज की विशेषता को। आ तेज एडवर्ब है, तो जो अन्य एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब ही कहलाता है। ये बात सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। तो कुल मिला के जो बच्चा होशियारी करेगा, सर पढ़ाई नहीं सब हम जानते हैं, तो क्या जानते हो, तो सर इसका नाम है क्रिया विशेषण। इसका मतलब जो वर्ब की विशेषता को बतलाता होगा वही क्या कहलाएगा। बस हो गया गड़बड़, कि एडवर्ब बता रहा है कितनी विशेषता, 3। आप मार दिए कहाँ पर, इतना ही पर। संक्षेप में तो आप प्राइमरी स्कूल में बन जाइएगा टीचर, तो जाकर लड़का सबको भूलिया दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि इसका नाम है क्रिया विशेषण, तो खाली क्रिया की विशेषता को बताएगा ना। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास तो भरपूर नॉलेज होना चाहिए ना जी, जरूरत जितना होगा उतना डिलीवर कीजिएगा। प्राइमरी में जाइएगा तो खाली क्रिया की विशेषता बता दीजिएगा, 8th क्लास तक का टीचर बनिएगा तो ये वाला बता दीजिएगा, 11th 12th का बनिएगा तो अभी और है इसमें नहीं। वो पूरे सेंटेंस की जो विशेषता को बताता है वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यहाँ तक कि कंजंक्शन की भी विशेषता को बताता है वो भी क्या कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बोला कि अभी उतना की जरूरत आपको नहीं है, जैसा समय होगा फिर देखा जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये सब उतना डीप में जाइएगा तो एसएससी लेवल का हो जाएगा। तो एसएससी लेवल का मतलब समझ ही रहे हैं, एसएससी में नौकरी कहाँ मिलती है, एसएससी का जॉब कहाँ मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रालयों में मिलता है, मिनिस्ट्रीज में। और अगर आप लोग दिल्ली गए होंगे, इतने बड़े हो गए हैं तो जरूर एक आध बार मिला ही होगा मौका। जब दिल्ली गए होंगे तो पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, या फिर इस चीज़ को नोटिस किए हैं कि नहीं, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन, फिर उसके आगे इंडिया गेट, इंडिया गेट के दो फाड़ के बीच में से सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, और उसके पीछे वो जो महापुरुषों के लिए जो बनाया गया है, क्या उसको बोलते हैं, सबसे पीछे एकदम एक सीध में है, एकदम एक सीध में है। और दोनों तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जिसमें रेलवे मिनिस्ट्रीज, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री सब है। वो क्या रुतबा होगा जब वहाँ पर जॉब करेंगे और झीर 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 बारिश की बूंद गिर रही होगी, और दो मित्र कहेंगे कि चलो बाहर चाय पी करके आते हैं, और जब आप चाय की चुस्की ले करके हाथ में लेके चाय की प्याला बाहर निकलेंगे, तो सामने जब आपको जो है, 1 मिनट, हेलो, हाँ, आए, कौन चीज, कौन बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे सर जी से बात करके फिर हम आपको बताते हैं। ठीक 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 ठीक। अब जब हाथ में चाय की प्याली हो और सामने का जो छटा हो, जो दृश्य हो, इधर पुराना संसद भवन, इधर नया संसद भवन, सामने इंडिया गेट, आह उसका मज़ा तो अलग होगा। तो उसके लिए एक छोटे से कमरे में मेहनत, एकदम नज़र गड़ा करके, गर्दन झुका करके पहले क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बाकी सब आप लोग समझदार है ही। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कौन चीज़ पर, मिटा दें इसको, ठीक। अब आइए इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। कौन चीज़, प्रीपोजिशन। वैसे तो हिंदी का जहाँ तक सवाल है तो इसका मतलब होता है संबंध वाचक कहिए, चाहे संबंध सूचक कहिए, संबंध बोधक कहिए, जो कह लीजिए। नहीं, अब देखिए, अगर इसके डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो क्या बात होगी, क्या है प्रीपोजिशन। ऐसा है, थोड़ा सा आप लोग समय हम दे देंगे, ठीक है ना। कहे कि दो बॉडी, फिजिक्स के भाषा में अगर कहें, अगर एक्टिव हो, एक्शन में हो, तो जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ आप तक पहुँच नहीं पाएगी, और आप जो लेने आए हैं वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। नहीं, क्योंकि दोनों एक्शन मोड में ही हैं। 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 नहीं, क्योंकि दो
तो आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। आप जो जानना चाहते हो हम आपको सिखा नहीं पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा कहिएगा तो हम आपको समय थोड़ा सा दे देंगे। ठीक है, यहाँ चिपक जाएगा तो हो जाएगा काम। ठीक है, प्रीपोजिशन, ऐसे डेफिनेशन की बात करेंगे तो वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रहकर उसके साथ अपने संबंध को स्थापित करता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। हम दावे के साथ कह रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये तो मास्टर लोगों को, सर जी लोगों को याद रहता है, 10-10 साल से, 20-20 साल से, 25-25 साल से एक ही चीज़ को पढ़ा रहे होते हैं, धर 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 बोल देते हैं। हम वैसे नहीं समझेंगे। अंग्रेजी का सेंटेंस जब लंबा हो, नहीं समझ में आए, तो अंग्रेजी को समझने के लिए अंग्रेजों की नीति लगाएंगे। क्या है अंग्रेजों की नीति? फूट डालो और शासन करो। तो उनका काम शासन करना था। हम लोग नारा निकालेंगे कि सेंटेंस में फूट डालो और अंग्रेजी सीखो। फूट डालो और शासन करो नहीं, फूट डालो और अंग्रेजी सीखो। तोड़ेंगे उसको। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा। प्रीपोजिशन को अगर हम तोड़ेंगे तो यार है प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले। आप लोग जानते होंगे, घर पर मोबाइल का रिचार्ज करिए, चाहे बिजली का रिचार्ज कीजिए, प्रीपेड पोस्ट पेड। प्रीपेड का मतलब जिसमें पहले पैसा, बाद में यूज करना है। आप पोस्ट पेड का मतलब पहले यूज कीजिए, पैसा बाद में दियाता रहेगा। तो वही बात है, प्री का मतलब पहले, अपोजिशन का मतलब स्थान। यानी जिसका स्थान पहले हो, यानी जिसका स्थान, अगर ये पता चल जाए कि किसके पहले हो, परिभाषा तैयार है। तब प्रीपोजिशन को जब तोड़ दिए तो क्या निकल के सामने आया? प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, यानी कि इसका स्थान हमेशा पहले होता है। तो किसके पहले होता है? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। तो वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले हो, और जिस नाउन प्रोनाउन के पहले हो, उस नाउन प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़े, उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक या प्रीपोजिशन कहते हैं। इसीलिए प्रीपोजिशन को हम लोग रिलेटिंग वर्ड भी कहते हैं। प्रीपोजिशन को हम लोग रिलेटिंग वर्ड भी कहते हैं। यानी ये कौन चीज करता है? रिलेट करने का काम करता है। रिलेट मतलब संबंध जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और आता है किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन। बस हो गया, परिभाषा तैयार। प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कहते हैं क्योंकि ये संबंध जोड़ने का काम करता है। आता है किसके पहले? क्योंकि उसका नाम है प्रीपोजिशन। इसका स्थान हमेशा, इसका पोजीशन हमेशा पहले होता है। तो किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो फिर डेफिनेशन तैयार हो गया। कैसे? वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और नाउन प्रोनाउन को संबंध जोड़ता है किसके साथ? सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ। और जो ऐसा करता है वही क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। हालांकि अगर कहा जाए तो ग्रामर का सबसे पेचीदा टॉपिक ये होता है। परिभाषा बता देना बहुत अलग काम है, लेकिन इससे सवाल जो बनते हैं वो बहुत टफ लेवल के होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना समझिए कि जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। यू आर देखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, यू आर सिटिंग बिफोर मी। हाँ, द कैट इज अंडर द ट्री। मान लीजिए कि सेंटेंस दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि इसमें प्रीपोजिशन को क्या करके दिखाइए? पहचान के दिखाइए। देखिए, जबरन सीखने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमारे डेफिनेशन में है उसको उस पर क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर लागू करके देखेंगे। जैसे खीर है
तो इतना तो उसका नेचर का बन जाए ना कि मीठा लगना चाहिए, तो कम से कम चखते तो पता चल जाएगा नहीं भाई ये खीर नहीं है, ये तो नमकीन लग रहा है, एक नेचर के आधार पर। तो इसका नेचर क्या कह रहा है कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले रहेगा। दैट अभी बोले हैं ना कि टेबल नाउन है, देखिए यहाँ आर्टिकल आ गया जो शुरू में हम किए थे। तो नाउन के पहले ऑन है, मी कौन चीज से बनता है, आई से, तो ये प्रोनाउन है तो उसके पहले ये है, फिर द ट्री फिर नाउन है, वस्तु है, तो ये क्या है, एक चीज हमने सिद्ध कर दिया क्या, कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि जिस नाउन प्रोनाउन के पहले आ रहा है उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के अन्य शब्द के साथ वो क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो नाउन प्रोनाउन के पहले आ गया, ये तो कर लिए, अब रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा हम लोग अभी ये देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, अगर मैं सीधे दिन भर बोलूं किताब दबो की जाऊं द टेबल, किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है, अगर मैं दिन भर ऐसे बोलता रहूं बच्चों किताब है, तो हाँ सर किताब है, टेबल है, तो हाँ टेबल है, एक बार फिर से किताब है, तो हाँ किताब है, टेबल है, तो हाँ टेबल है, एक बार फिर से किताब है, क्या लगा रखे हैं, किताब है टेबल है, किताब है टेबल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दिन भर बोलते रहें कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बोलूं किताब टेबल पर है, ये पर किताब और टेबल के बीच में क्या कर दिया, संबंध को स्थापित किया कि नहीं किया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर बुक से रिलेट किया किसको, टेबल को, और वो रिलेट करने वाला कौन है, ऑन है, यही क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन है। ये रिलेटिंग वर्ड है, ये अगुआ है, ये अगुआ है, ये दो पक्षों को मिलाता है, वर पक्ष और वधु पक्ष को, समझ गए। आगे बढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम रिलेटिंग वर्ड है। यू आर सिटिंग बिफोर मी, जरा आप लोग बताएंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ, गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, ये मैं जानबूझ के लिखा हूँ, हमने आपको शुरू में बोला था कि प्रीपोजिशन थोड़ा सा पेचीदा चीज होता है, तो कुछ इसी में पढ़ा तो रहे हैं हम डेफिनेशन ही, लेकिन उसमें कुछ खास खास चीज क्या कर दे रहे हैं, जानबूझ के डाल दे रहे हैं कि कुछ खास आपको हम दे पाए। जनरली बच्चे समझते हैं बचपन से पढ़ते हुए कि बिफोर का मतलब होता है के पहले, बिफोर का मतलब के पहले, और आपने वैसे ही सोचा कि यू आर सिटिंग, आप लोग बैठे हैं बिफोर मी, मेरे पहले, जबकि इसका अर्थ होता है यू आर सिटिंग बिफोर मी का अर्थ होता है आप लोग मेरे सामने बैठे। अब जाइए जिस आदमी को प्रीपोजिशन का नॉलेज नहीं होगा उसको बोलिएगा कि जो हमारे सर आज पढ़ाए हैं कि यू आर सिटिंग बिफोर मी, कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो एक बार नहीं सोचेगा कि जब तक शौक भी करेगी क्या पता कहीं सही सर पढ़ाए हों। बिल्कुल बता रहे हैं, सामने का तो इन फ्रंट ऑफ होता है, ठीक है। अब किसी को बोलिएगा ना कि हमारे सर बताएं कि यू आर सिटिंग बिफोर मी का मतलब होता है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, एक बार नहीं सोचेगा कि ये हो सकता है कहीं सही पढ़ाए हो, एक बार उरेबे बोलेगा, कहाँ पढ़ते हो नहीं, किस मास्टर पागल मास्टर के पास जाके फंस गए हो, पढ़ते हो नहीं कहेगा, कहाँ जाके फंस गए हो। अब सुनिए, ये बिल्कुल 100% सही है, यू आर सिटिंग बिफोर मी, आप लोग मेरे सामने बैठे, लेकिन मेरे कह देने से क्या होगा, सिद्ध भी तो करना होगा। अब जैसे आपने कहा कि सर इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने होता है, तो अब सुनिए, इन फ्रंट ऑफ मीन्स भी होता है के सामने, के सामने, और बिफोर मीन्स भी होता है के सामने, लेकिन दोनों सामने में अंतर क्या है, अगर सजीव के सामने की बात होती है तो धोखा से भी इन फ्रंट ऑफ नहीं लिखिएगा। हेलो 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 हेलो, हेलो, एक सेकेंड, अब मेरी बेटी लोगों का कोचिंग का छुट्टी हो गया, अब उन लोगों का फोन अब आना शुरू हो गया। हेलो 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 हेलो, ओहो, थोड़ा, अगर फ़ोन आएगा, बेटी लोगों का फ़ोन आ रहा है, खाली रिसीव करके कह दीजिएगा कि बेटा 15 मिनट में जा रहे हैं। चलिए, अब बिफोर मीन्स भी के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स भी के सामने,
मैं जान रहा हूँ कि आप लोग पहली बार जान रहे होंगे बिफोर मीन्स के सामने होता है, बच्चे तो जानते हैं इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने होता है। अब देखिएगा इसमें अंतर क्या है। सजीव के सामने की बात होगी तो बिफोर, और निर्जीव के सामने की बात होगी तो इन फ्रंट ऑफ। तो मैंने बोला कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, किसके सामने, मतलब सजीव के निर्जीव, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, बिफोर। लेकिन अगर यही रहेगा आपके घर के सामने एक बगीचा है, तो घर तो मतलब ईंट पत्थर सीमेंट बालू मतलब निर्जीव चीज से बना हुआ है, तो वहां पर के सामने का अंग्रेजी क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ होगा। तो अगर मैं बोलूं कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं तो इसकी अंग्रेजी होगी यू आर सिटिंग बिफोर मी। लेकिन अगर बोला जाए कैमरा बोर्ड के सामने है, तो बोर्ड निर्जीव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। अब समझ में आ गया होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, तो हाँ, तो मैं बोल रहा था यहाँ पर अभी यू आर सिटिंग बिफोर मी। अगर मैं दिन भर बोलता रहूँ कि आप लोग बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, तो क्या आपका बैठना मुझसे रिलेट हो रहा है। अगर मैं सीधे ऐसे बोलूँ कि आप लोग बैठे हैं आप लोग बैठे हैं आप लोग बैठे हैं, तो क्या आपका बैठना मुझसे रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर एक बार और बोल देंगे कि आप लोग बैठे हैं तो कहिएगा सर हो गया क्या, जाएं क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, इसका मतलब मैं आपके बैठने को मैं खुद से क्या कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। और ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। द कैट इज अंडर द ट्री, बिल्ली पेड़ के नीचे है। ये देखिए यहाँ देखिए, ऐसे बिल्ली है पेड़ है, बिल्ली है पेड़ है, तो बिल्ली और पेड़ रिलेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि बिल्ली पेड़ के नीचे है, बिल्ली बिछावन के नीचे है, बिल्ली पलंग के नीचे है, बिल्ली आपके बेंच के नीचे है, तो बिल्ली का बेंच से साथ संबंध हो रहा है, बिल्ली का बिछावन के साथ हो रहा है, बिल्ली का पेड़ के साथ संबंध हो रहा है। ये क्या हो गया, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत। चलिए अब आप लोग नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पहुंच गया। चलिए जगह हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बोले चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, मात्र दो है जिसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक या योजक, क्या होगा, योजक। कंजंक्शन को तोड़िए तो कंजंक्शन। मोतिहारी स्टेशन आपके बगल में है, कहीं देखे हैं मोतिहारी स्टेशन पर जंक्शन, मोतिहारी जंक्शन लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुगौली लिखा हुआ मिलेगा, मुजफ्फरपुर मिलेगा, नरकटियागंज मिलेगा, पटना मिलेगा, सीतामढ़ी मिलेगा। फिर मोतिहारी में ऐसा क्यों नहीं, जबकि स्टेशन ये भी है, बाबूधाम है इसलिए, तो और जंक्शन होना चाहिए, तो बहुत नामी है। ये तर्क नहीं है सही, समझे। अब सुनिए आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब कि वह शब्द जो दो शब्दों को, वह शब्द जो दो शब्दों को यानी वर्ड्स को, अथवा इतना ही पर नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। आप लोग बड़े हैं तो उसके हिसाब से पढ़ाना होगा। दो क्लॉजेज को, दो क्लॉजेज को, साथे साथे दो सेंटेंसेज को, साथे साथे दो फ्रेजेज को, इन चारों चीजों को जोड़ने का काम करता है। ये सिर्फ जोड़ने का काम करेगा। जिस तरह से प्रीपोजिशन को हम रिलेटिंग वर्ड बोल रहे थे, तो उसी तरह कंजंक्शन को हम कनेक्टिंग वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग वर्ड। यानी कि ये सिर्फ क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई काम नहीं है। पहले रेडियो पर, आप लोग तो खैर नए उम्र के हैं, आप लोग तो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, रेडियो पर पहले मैच आता था क्रिकेट का, तो जब चौका लगता था तो बजता था, आवाज़ आती थी, ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। इंडिया को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कौन, BSNL। मतलब कि BSNL पूरे इंडिया को क्या करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है। हालांकि ये बात सही नहीं निकली, बेचारा BSNL बन के रह गया। आज जियो और एयरटेल ने कनेक्ट कर दिया किसको, पूरे इंडिया को, ठीक है। तो कनेक्टिंग वर्ड है कौन, कंजंक्शन। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेज को, क्लोजेज को, सेंटेंसेज को केवल जोड़ दे, वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। आइए देखते हैं कैसे। राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, आर बॉयज, राम और श्याम लड़का है। अब अगर यहाँ पर हम एंड कर देते हैं, तो एंड एक वर्ड राम और एक वर्ड श्याम, दोनों को जोड़ा तो ये क्या कहलाएगा,
कंजंक्शन। ये क्लियर हो गया। अब आइए फ्रेजेज को। सीता इज वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी पुअर। सीता बहुत तेज है लेकिन बहुत गरीब है। ये हो गया फ्रीज। फिर ये हो गया फ्रीज। दो फ्रीजेज को जोड़ दिया कौन? बट। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। कोई दिक्कत? ये वाला क्लियर हो गया। अब आइए क्लॉज। देखिएगा, टू सिंग इज एन एक्सरसाइज एंड टू रन इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। टू प्लस वर्ब वन, ठीक है। ये हो गया यहाँ सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? वर्ब। एक सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके बनाता है क्लॉज। टू प्लस रन यहाँ हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब मिल के बनाता है कौन चीज? क्लॉज। और दो क्लॉज को जोड़ दिया कौन? एंड। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन। ये क्लियर हो गया। आई अब सेंटेंस, राम इज ए गुड बॉय बट श्याम इज ए बैड बॉय। तो राम इज ए गुड बॉय एक सेंटेंस, श्याम इज ए बैड बॉय एक सेंटेंस, दूसरे को जोड़ दिया एंड चाहे बट। तो ये सब क्या कहलाता है? कंजंक्शन। और आपका ये हो गया 7। और 8वां और अंतिम जिसका नाम है कौन चीज? इंटरजेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? विस्मयादि बोधक। क्या है इंटरजेक्शन? तो ऐसे समझिए। वैसे तो परिभाषा के आधार पर बोल सकते हैं कि ए वर्ड विच एक्सप्रेसेज, थोड़ा यहाँ ध्यान दे दीजिए, थोड़ा 5 मिनट हमको और झेल लीजिए मात्र, ठीक है। कि वैसा शब्द, ठीक है ना, जिससे मन की खुशी, दुख, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, अफसोस, प्रशंसा, पश्चाताप का भाव व्यक्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में ए वर्ड विच एक्सप्रेसेज सम सर्टेन फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट्स इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। नहीं समझ में आया होगा? ऐसे समझिए इसको, अपना भाषा में तोड़ेंगे। कैसे? कि हम लोगों के अंदर चाहे सुख का हो, चाहे दुख का हो, चाहे आश्चर्य का हो, चाहे अफसोस का हो, पश्चाताप का हो, कोई भी फीलिंग अगर अचानक आएगा तभी जाकर वो इंटरजेक्शन कहलाएगा। यानी कि अचानक आने वाली फीलिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कौन कौन? ये देखिए, ओह, आह, अल्लास, हुर्रे, फाई फाई, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। अब कहेंगे कि कैसे? तो हमने बोला कि सब क्या होना चाहिए? अचानक आना चाहिए। आइए सिद्ध करके देखने की अचानक आता भी है। कहीं सर जी हमको खुश करने के लिए तो नहीं बोल दिए। तो आइए देखते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय इधर घूमते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, क्या ना क्या मन में आया कि हम पॉकेट में हम हाथ लगाए, और सुबह में पॉकेट में हम एक ब्लेड रखे हुए थे कि फुर्सत मिलेगी तो नाखून काटना है, और रखे थे, भूल गए। अब ऐसे ही हमने हाथ इसमें लगाया, ओह मैंने अपनी उंगली काट ली। ऐसा हम लोग बोलते हैं क्या? ओह मैंने अपनी उंगली काट ली, ऐसे कभी बोलते हैं? वो अचानक होता है। ओह, ओह क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। हम यहाँ पर 6 महीने से पढ़ा रहे हैं, माना कि, सच मत मान लीजिएगा, ऐसे तो मैथ पढ़ते हैं तब नाश्ता करने के लिए जेबी में 1 रुपया हो चाहे ना हो, लेकिन माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, सर जी मनवाइए देते हैं मूलधन 100 रुपया, तो माना कि हम 6 महीने से पढ़ा रहे हैं। एक ऐसा विद्यार्थी मुझे मिला फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास जो आया था, आज 6 महीने के बाद आज क्लास में आया, तो हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते समय कभी आपकी तरफ, कभी इनकी तरफ, कभी उनकी तरफ हम देख रहे हैं। इसी बीच में मुझे तो आप भी आए हैं, और 1 साल बाद आए थे, इतनी जल्दी क्या थी? तो अचानक से हम आप भी आए हैं, ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। हम लोग पढ़ा रहे हैं, अपने काम में मग्न है ना, इसी बीच में राहुल कुमार आए, सर एक बात नहीं जान रहे हैं, तो नो, तो मोदी जी नहीं रहे,
अरे लालू यादव नहीं रहे। छोड़िए मोदी जी को, आप लोग रखिए। तो हम लोग बोलते हैं अल्लाह, नहीं, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हाय अल्लाह, या फिर हिंदू लोग हे राम, नहीं, या फिर उससे भी ज़्यादा साफा गाँव ये स्टाइल में, मोदी जी नहीं रहे। उफ, ये क्या है, ये सब कुछ हम लोग के अंदर क्या होता है, अचानक से आता है। तो ये वही है कौन चीज़, अल्लाह, ये क्या है, इंटरजेक्शन। मैच के दीवाने आप लोग भी होंगे मेरी तरह, हम भी मैच कुछ ज़्यादा ही, क्रिकेट मैच खाली जो है खूब देखते हैं। आप पूरा जीतते जीतते जाता है, फाइनल में जाके हार जाता है जनरली, मैंने हमेशा नहीं। तो क्या हुआ कि आज क्लास था, राहुल कुमार बोले कि सर आपका तो कमजोरी है मैथ, मैच किस तरह कीजिएगा, आज पढ़ाइएगा, क्योंकि राहुल बाबू हमारे विद्यार्थी रहे हुए हैं, तो ये लड़के से जान रहे हैं कि सर जी की कमजोरी क्या है। हम कहे राहुल, ये हमेशा ही गधा सब के चक्कर में हम लोग अपना बैच काज कर देते हैं और लास्ट में हार जाता है, छोड़ो आज काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग काम करने लगे, लेकिन सौभाग्य बस इंडिया क्या हो गई, जीत गई। अब वो लोग देर से आए हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, चलिए मिठाई उठाई आज हो जाए, आज वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। तो हम लोग हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, इंडिया हैव वॉन द मैच। एक बात अभी हमारे मुंह से निकला, इंडिया हैव, जबकि इंडिया हैज होना चाहिए। अगर इंडिया को देश के नाम से अगर जानेंगे तो हैज होगा, और इंडिया को टीम के नाम से जानेंगे तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, हैव हो जाता है। तो खुशी की बात होगी तो हुर्रा। ये क्लास है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, बैठते हैं, जरूरत पड़ने पर खाते पीते हैं। इसी बीच में आप लोगों में से किसी को देखा कि नीचे उधर झोंक करके थूक रही है, तब तक मेरी नज़र पड़ गई, फाई फाई, छी छी, ये क्या हुआ, घृणा, नफरत। और इस भाव को जो व्यक्त किया अचानक से, कभी ऐसे हम लोग कहते हैं क्या, छी छी आपने क्लास को गंदा कर दिया, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। जब भी बोलेंगे अचानक फीलिंग आएगा, यानी अचानक, चाहे वो खुशी का हो, चाहे गम का हो, दुख हर्ष उल्लास आश्चर्य किसी का भी हो, उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ये रहा आपका कौन चीज, पार्ट ऑफ स्पीच है। हाँ, मतलब कि जो अचानक फीलिंग आएगा उसको व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई वर्ड तो आपको चाहिए, सहारा चाहिए। हाँ, अब सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ, इंटरजेक्शन ही एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेशन है, और एक्सक्लामेशन ही इंटरजेक्शन है। दोनों में अंतर यही है कि इंटरजेक्शन महज एक वर्ड है और एक्सक्लामेटरी एक सेंटेंस है। जैसे यहाँ देखिए, अभी तो हम आपको बोल दिए कि ओह आह अल्लाह क्या है, इंटरजेक्शन है, लेकिन अब देखिए कुछ हम सेंटेंस बनाते हैं। ये देखिएगा, हुर्रा, वी हैव वोन द वर्ल्ड कप, वाह, हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। अगर केवल हुर्रा की बात की जाए, हुर्रे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। और ये पूरा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और केवल हुर्रे क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो ये है एक्सक्लेमेशन और इंटरजेक्शन में अंतर। इसमें ना, बिल्कुल नहीं, प्रेयर ब्लेजिंग आ जाएगा। और जब उसके लिए आपको पढ़ना होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक असर्टिव, जिसमें फिर 2 हो जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। एक होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम लोग इंट्रोगेशन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। फिर तीसरा होता है इम्परेटिव, तो इम्परेटिव में आज्ञा, आदेश, सलाह, अनुरोध। अब प्रेयर में आ जाता है ऑप्टेटिव, ठीक है। तो ऑप्टेटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको इसलिए हुआ होगा क्योंकि ऑप्टेटिव के लास्ट में भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है, और ये अक्सर बच्चों को क्या करता है, थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप। इच्छा, जैसे बाहर निकलने पर बड़ी ठंडी पड़ रही है तो हम लोग बोल रहे हैं धूप निकल जाता तो अच्छा होता, ये हमारी इच्छा है। आशीर्वाद, भगवान आपको लंबी उम्र दे, नहीं, भगवान अब की बार आप लोगों का एग्जाम में रिजल्ट करा दे, तो ये आशीर्वाद हो गया। नहीं, प्रार्थना, ये भगवान इस मरीज को बचा लीजिए, ये क्या है, प्रार्थना है। आय अभिशाप, क्लास में कह दें कि छोड़ दें, तुम्हें हैजा हो जाए, तुम्हें कैंसर हो जाए, तुम मर जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें कीड़े पड़े, ये सब क्या है, अभिशाप है। और ये चारों मिलके क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। असर्टिव,
इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, जो अभी हम आपको बताए। यानी कि इंटरजेक्शन को ही एक्सक्लेमेटरी कह दीजिएगा, अंतर है कि वो सेंटेंस है, ये वर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ आज का मेरा ये रहा पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन असली चीज ये नहीं है, ये आपको केवल पहचानवाए हैं। असली पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जब सेंटेंस दिया हुआ रहे और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपको पहचानने आता है कि नहीं आता है। जैसे उस समय हम बोले हैं ही इज रनिंग, तो रनिंग वहाँ वर्ब था, और रनिंग इज एन एक्सरसाइज, रनिंग यहाँ पर नाउन था। जनरली आइएंगे किसी को बोलिएगा कि नाउन है तो आपको पागल समझेगा, लेकिन उसके पागल समझने से घबराना नहीं है, आपका नॉलेज एकदम अव्वल दर्जे का है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मात्र एक आध तो हम उदाहरण आपका देंगे, क्योंकि राहुल जी को भी जाना है, हमारे बच्चे भी हमारा वेट कर रहे हैं। जैसे ये देखिएगा, ये देखिए, वी ड्रिंक मिल्क ना, बोलिए तो यहाँ मिल्क क्या है, यानी नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बच्चा समझता है कि मिल्क में से दूध होता है, दूध तो वस्तु है, सामान है, तो नाउन है, ये है। लेकिन आइए दिखाते हैं कि मिल्क को वर्ब कैसे बना सकते हैं। बनता है, बना सकते नहीं, अब होता है। जैसे जैसे क्या हुआ, क्या हुआ हो राहुल, हाँ, ये क्या हो रहा है, कजिया हो गया। हाँ तो चलिए ये देखेंगे, आई मिल्क माई काऊ एवरी डे। अब यहाँ मिल्क क्या है, काऊ एवरी डे। बोलिए, ये नहीं आया तो जितना पढ़ाए हैं कुछ नहीं समझ में आया, असली चीज ये है। हाँ ये वर्ब है, आई मिल्क माई काऊ एवरी डे। यहाँ देखिए, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, तो एक काम हो रहा है, काम को वर्ब कहते हैं। नहीं सर थे मैं पीने का काम हो रहा है, क्या पी रहे हैं, दूध, तो दूध तो एक वस्तु हो गया, तो वस्तु क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, आई मिल्क माई काऊ, मैं अपनी गाय दूहता हूँ, तो जैसे खाना पीना उठना बैठना काम है, तो गाय दूहना भी एक काम है। और जैसे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको ऐसे आना चाहिए, तो अब जाके काम चलेगा। ये देखिएगा, माई मदर एंड फादर लव मी। हाई देखिए, लव इज प्रीसियस इन द वर्ल्ड, यहाँ भी लव है, यहाँ भी लव है। माई मदर एंड फादर लव मी, मेरे माता और पिता मुझे प्यार करते हैं, तो काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, क्या हो जा रहा है, अच्छा मैं बोले ना छुआइन हो जा रहा है, चलिए ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो वहाँ पर लव क्या है, वर्ब है। लव इज प्रीसियस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे कीमती चीज है स्नेह, तो स्नेह को तो महसूस किया जाता है, अब महसूस करने वाली चीजें नाउन होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, कोई दिक्कत। अब देखेंगे एक ठो और एग्जाम्पल देके आपको हम छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे दिस इज अ फास्ट ट्रेन, द ट्रेन रन्स फास्ट, आई फास्ट ऑन एवरी संडे, द मुस्लिम्स टेक फास्ट ड्यूरिंग द रमजान। चार सेंटेंस हमने लिखा, और चारों सेंटेंस में हम खाली फास्ट के बारे में कह रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानिए, पूरे सेंटेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल फास्ट। बोलिए, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, यहाँ पे फास्ट क्या है, क्या है, जो जी में है, बोलिए, हमको चेक करना है कि आप कितना समझे, वर्ब।
चलिए आपने कहा वर्ब, तो हम यहाँ वर्ब लिख दिए। किसी को वर्ब के अलावा भी कुछ सूझ रहा है तो बोल सकता है। एडजेक्टिव, चलिए अगर आपको एडजेक्टिव लगा तो हम एडजेक्टिव ही कर देंगे। किसी को नाउन कोई बोल रहे थे? जो समझ में आए तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फांसी नहीं लगने वाली है। गलती करने से ही गलती से आदमी सीखता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए जो आपको आया हम लोग बाद में पंचायती कर लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अब बोलिए यहाँ पे फास्ट क्या है? फास्ट, हाँ बोलिए, जो समझ में आता बोलिए, डरना नहीं है। देखिए हम नाखून काट लिए हैं, और न दांत निकला है न सींग निकला है, न हम मारते हैं न हबौकते हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए सर जी का इज्जत होना चाहिए, सर जी से डर भय नहीं खाना है। बोलिए एडवर्ब, चलिए कोई बात नहीं है, हम एडवर्ब लिख दिए। किसी को एडवर्ब के अलावा भी कुछ सूझ रहा है तो बोल सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़े। देखिएगा आई फास्ट ऑन एवरी संडे, यहाँ फास्ट क्या है? यहाँ फास्ट क्या है? नाउन, चलिए हम नाउन हम कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आपको दूसरा कुछ समझ में आ रहा है तो आप दूसरा भी बोल सकते हैं। एडवर्ब, चलिए आपने एडवर्ब का, हम एडवर्ब भी लिख देते हैं। किसी को और भी कुछ सूझ रहा है तो बोल सकते हैं। वर्ब, वर्ब, चलिए वर्ब हम लिख दिए। जो जो बोल रहे हैं अपना याद रखिएगा कि हम क्या बोले हैं, माने आप अपना याद रखिएगा, पंचायती जिस समय करेंगे उस समय। चलिए यहाँ बोलिए, यहाँ फास्ट क्या है? यहाँ फास्ट क्या है? वर्ब, चलिए कुल मिला के जिस बात का आशंका था वो सच निकला, तो आप लोग सही जा नहीं रहे हैं। मैंने कॉम्पिटेटिव लेवल में नहीं जब पहुंच पाए, वहीं छोटे वाले में ही रह गए। आइए दिखाते हैं। दिस इज ए फास्ट ट्रेन, यह एक तेज गाड़ी है, इतना तो आता ही होगा। अगर मैं सीधे बोलूं कि यह एक गाड़ी है, ओ यह एक गाड़ी है, तो क्या कोई गाड़ी की विशेषता है? लेकिन मैं बोला कि यह एक तेज गाड़ी है। कैसी गाड़ी? तो तेज किसकी विशेषता को बताया? गाड़ी की। तो गाड़ी क्या है? नाउन। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो जिन लोगों ने एडजेक्टिव बोला वो सही है, बाकी गलत है। अब आप लोग अपना देख लीजिए कि कौन क्या बोला है, ठीक है ना। हम ये भी नहीं कह रहे कि आपने क्यों बोला, वही तो सीखना है। द ट्रेन रन्स फास्ट, अभी भी हम पढ़ाए हैं, गाड़ी तेज चलती है। गाड़ी चलती है कैसे? तेज। तो तेज गाड़ी की विशेषता है कि चलने की विशेषता है? और चलना काम है, काम को वर्ब कहते हैं, तो जो वर्ब की विशेषता बतलाता है उसको हम, ये जिन जिन लोगों ने बोला वो क्या है? सही है। देखते रहिएगा वर्ड कहीं है, यहाँ एडजेक्टिव यहाँ। अब चलिए आई फास्ट ऑन एवरी संडे, मैं प्रत्येक रविवार को उपवास रखता हूँ। तो सोमवार से शनिवार तक हम पढ़ाते हैं, और रविवार को तो पढ़ाना भी एक काम है, उपवास रखना भी एक। तो जिसे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसको वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जिसने वर्ब कहा उसका सही है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़े। फिर देखिए द मुस्लिम टेक फास्ट ड्यूरिंग द रमजान, मुसलमान लोग रमजान के दौरान उपवास रखते हैं। तो द मुस्लिम्स सब्जेक्ट हो गया, टेक मतलब रखते हैं, वर्ब हो गया, और जब क्या रखते हैं? फास्ट, तो वर्ब का असर किसके ऊपर पड़ा? ऑब्जेक्ट पर। और ऑब्जेक्ट होने के लिए उस शब्द का क्या होना जरूरी है? ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी कि नाउन होना जरूरी है या प्रोनाउन होना जरूरी है। यानी वर्ब जो लिख बोले हैं क्या है? गलत है, ये क्या है? नाउन है। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा, चारों सेंटेंस में क्या था? एक ही वर्ड था। कौन कौन चीज? फास्ट, 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 फास्ट एक जगह, एडवर्ब एक जगह, एक जगह, एक जगह वर्ब, और वर्ड एक ही है। और हम पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा जब शुरू किए थे तो क्या बताए थे कि इस संसार में अंग्रेजी का जितना भी शब्द है उन सभी शब्दों को काम पर लगाया गया है, और काम के आधार पर कितना भाग में बांटा गया है, और वहीं आठों भाग क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। बात समझ गए? इसीलिए किसी भी सेंटेंस को देख करके ये मत निर्णय कर लीजिए भारत के नेताओं की तरह इंडिया में कहीं भी बम फटे इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें आईएसआई का हाथ है,
ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच मत पहचानिए। ना समझ रहे हैं ना? उसको, उसके एक्शन को देखिए कि वो काम कौन कर रहा है। आप मुझे क्या बुलाएंगे? आप मुझे क्या बुलाएंगे? संजय सर। सर बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अभी हमारे पिताजी वहां से आके आवाज देंगे, बेटा जरा इधर आना। तो अब हमारे बाबूजी से कहिएगा कि सर बोलिए तो पहले इनको, सर बोलिए, समझिएगा। अभी हमारे जीजा जी आके हमको साला कहेंगे, मेरा साला आके अभी हमको जीजा जी बोलेगा, मेरा बेटा पापा कह के बुलाएगा। मैं यहाँ से जाते के साथ डेरा पर जाऊंगा तो मैं बाप बन जाता हूँ, मैं पति बन जाता हूँ, मैं बेटा बन जाता हूँ। मामा के यहाँ जाके मैं भगना बन जाता हूँ, और अपना भगने के यहाँ जाके मैं मामा बन जाता हूँ, अपने जीजा जी के यहाँ जाके मैं साला बन जाता हूँ, अपने यहाँ साला के पास जाके मैं जीजा जी बन जाता हूँ, और क्लास में आते हम संजय सर बन जाते हैं। आई आदमी एक ही है। आप भी किसी के बेटा हैं, किसी के बेटी हैं, किसी की बहू है, नहीं, किसी की नतनी है, किसी की भतीजी है, मेरे विद्यार्थी हैं। आदमिया एक ही है। जैसा मैंने काम किया वैसा मेरा नाम हुआ। आपको पढ़ाते हैं इसलिए मेरे द्वारा किए गए काम के आधार पर आप हमको क्या कहते हैं? सर कहते हैं। लेकिन मैं बेटा भी हूं, मैं बाप भी हूं, नहीं समझे? तो सेम वर्ड को पहले देखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे बाबूजी से जाके लौड़ लीजिए कि नहीं हम लोग इनको सर कहते हैं, आप भी इनको क्या कहिए? सर कहिए। मेरा यूज कैसे हो रहा है ये देखना है। अगर मैं अपने भगना से बतिया रहा हूं तो पक्का हम वहां मामा का रोल निभा रहे हैं, और आपसे बात कर रहे हैं तो हम सर जी का रोल निभा रहे हैं, और अपने बेटे के पास जाके हम बाप का रोल निभा रहे हैं। तो मेरा यूज जैसे हुआ वो मेरा नाम हो गया। वही है पार्ट ऑफ स्पीच कि इस संसार में अंग्रेजी का जितना भी शब्द है उनको देखिए कि आप काम कौन कर रहे हैं। जैसा काम करेंगे, आप लोग यहाँ से जाएंगे तो खाना बनाएंगे कि नहीं? तो आपका नाम कुक हो जाएगा। कोई दिक्कत? एकदम। आप यहाँ से जाने के बाद मौसी हो जाएंगी, यहाँ से जाने के बाद फुआ हो जाएंगी, यहाँ से जाने के बाद मे भी की मम्मी भी हो जाएंगी। कोई दिक्कत? जो मुझे पता नहीं है। तो जैसा आपका रोल होगा वैसा वैसा आपका नाम हो जाएगा। यही है पार्ट ऑफ स्पीच। दैट्स ऑल।